एक ही क्लास में परसेंटेजेस के सारे मेजर टाइप डिस्कस कर लेंगे और इतनी गजब क्लास होगी जिसकी हद नहीं है। और सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि भाई इस क्लास को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले परसेंटेजेस का वन शॉट क्लास करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बट उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले बेसिक परसेंटेजेस क्या होता है उस पर जानेंगे, थोड़ा फ्रैक्शनल की बातें करेंगे। अगर जिनको पहला पार्ट पता है वो थोड़ा सा आगे स्किप कर देंगे, टाइम स्टैम्प वगैरह डल जाएगा वीडियो में, आप आगे देख सकते हैं और उस तरह से क्लास अटेंड करोगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल बातें थोड़ी सी कर लेते हैं कि परसेंट क्या है। सबसे पहले परसेंटेजेस क्या है, तो एज इट नेम सजेस्ट भाई क्या बोलता है, परसेंट यानी कि हिंदी में बोलो तो प्रतिशत, यानी हर 100 में कितना पार्ट है उसे ही आप परसेंटेजेस कहते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आप 100 पार्ट्स हैं और उसमें मैं बोलूं 2 पार्ट्स क्या है, तो आप बोलोगे 2 पार्ट्स है, तो 2% कहला गया। अगर वहीं पर मैं उस 100 को बढ़ाकर 200 कर दूं और फिर मैं पूछूं कि 2 कितना पार्ट्स है, तब आप 100 में से अगर 2 पार्ट 2% है तो 200 में से 2 पार्ट आधा हो जाएगा। यहाँ पे डबल हुआ, ये सेम रहा तो 1% हो जाएगा। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि 100 में से कितने पार्ट हैं उसको हम परसेंट कह देते हैं। पर वहीं पर अगर नंबर बढ़ जाए तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 100 बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 200 में 2 पार्ट कितना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे 100 बनाऊंगा। और इसे 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मुझे इधर भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो फिर मुझे समझ आएगा 100 का ये 1 पार्ट होता, मतलब 1% होता। अगर मैं बोलूं 400 कर दूं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को 2 ही रहने दूं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.5% आ जाएगा। एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एकदम बेसिक। इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कोई नंबर 50% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो आपको पता है इसका मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 100, यही होता है 50/100। मैं जब बहुत पहले जब पहली बार पढ़ रहा था परसेंटेज, मतलब बचपन में, मतलब स्टूडेंट, मतलब कॉलेज वो स्कूल टाइम पे, तो मैंने क्या दिमाग लगाया था, ये 50% है ना, तो मैं इस लाइन को नीचे 1 मान लेता था और ये 2 जीरो को ऐसे 2 जीरो लिखता था और ऊपर 50 लिख देता था। तो इस तरह से ऐसे ही मैंने मतलब थोड़ा रिलेट किया कि भाई इस तरह से, क्योंकि अब बहुत छोटे रहते तो लॉजिक तो आप लगाओगे नहीं, और किसी ने बचपन में ऐसे नहीं पढ़ाया कि 100 में से 2 पार्ट या ये सब नहीं पढ़ाया, तो इस तरह से मैंने रटने की कोशिश करी थी। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर अगर इसको आप 50 से काटोगे तो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स कटेगा तो 1/2। तो 50% लिखो या फिर 1/2 लिखो, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज, मतलब क्या है, व्हाट इज 50% ऑफ 200, यानी कि 200 का 50% क्या है, तो आप क्या करोगे, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे 50% इंटू 200। अब आप इसे 50/100 लिख के काटोगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट 1/2 लिखकर इंटू 200 करोगे और डायरेक्ट आपको 100 आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। अब यहीं पर बात आती बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे राइट में दिख रहे होंगे। जैसे 50% को आप यहाँ पर 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 33.33%, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो 33 1/3% को आप 1/3 बोल सकते हो, 25% को 1/4 लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने की, जैसे 16.66% को अगर हमने 1/6 लिया, तो 50% के केस में 1/2 एग्जैक्ट था, बट 16.66 यानी 16.66% में वो चीज फिक्स नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 16.66%, तो इसको आप ये लिखोगे 16.66 डिवाइड बाय 100। फिर अगर ये डेसिमल हटाओगे तो 166 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। फिर जब आप इसे काटोगे ना, बहुत मिनिमल डेसिमल में जाएगा ये, मतलब 1/6 के अप्रॉक्स मिलेगा। पर हम एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर जगह इसे कंसिडर किया जाता है अप्रॉक्स वैल्यू पे। एकदम एग्जैक्ट पे आप जाओगे तो बहुत डिटेल में चले जाएगा, बट अप्रॉक्स हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये वाली सारी वैल्यूज है। और ये 1/1 से लेकर एक्चुअली 1/25 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सिर्फ 20 तक है। और सिर्फ इतना नहीं, इसके मल्टीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/6 का, तो इसका सिर्फ 1/6 आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको इसका 5/6 भी पता होना चाहिए, जो कि आपका 83.33% होता है। कैसे निकाला, 1/6 अगर ये था तो 5/6 यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपको हर चीजों के, जैसे 1/7 है तो 2/7, 3/7, 4/7 आपको मिलने चाहिए। नीचे पिन कमेंट में मैं एक लिंक वगैरह डाल दूंगा पीडीएफ की, जिसमें सारा ही चीजें आपको मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आए हो तो ये चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो पहले ये चीज थोड़ा सा अच्छे से करना है आपको, उसके बाद आगे की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, यहाँ वही लिखा है, परसेंटेजेस भी लिखा है,
परसेंटेजेस पे भी हम चले जाते हैं, पर परसेंटेजेस के पहले थोड़ा सा हम रुक जाओ, हाँ इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा 366.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप 366.66% को आप क्या लिख सकते हो, 300% प्लस 66.66%। 300% मतलब 300/100 यानी 300/100 यानी 3, प्लस ये क्या होता है, अब ऊपर आप देखोगे चार्ट में तो 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 होगा 66.66%, तो 2/3 हुआ ये, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे 2/3 और यहां पर आपको मिल जाएगा 11/3। तो जिन चीजों की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं निकाल सकते उसको तोड़कर आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 5/6 जो है वो है 83.33%। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100% माइनस 16.66%। ये आपको पता है 1/6 होता है और ये आपको पता है 1 होता है, तो 6 × 1 या एलसीएम लेकर भी आप करोगे तो 5/6 ही आपको मिलेगा। तो दोनों ही तरीकों से आप इन चीजों को समझ सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बोले फॉर्मूला क्या है। अगर मैं बोलता हूं मैं अगर बोलता हूं 100 इज मतलब 100, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ठीक है। मतलब 100 200 का कितना प्रतिशत है, दोनों बात ध्यान से देखना, 100 200 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, परसेंट का अगर फॉर्मूला लगाएं तो कितना प्रतिशत है इक्वल कंसिडर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। मतलब किसका पूछा जा रहा है, मतलब 100 का पूछा जा रहा है तो वो कंसिडर्ड वैल्यू है, किससे कंपेयर किया जा रहा है उसे, 200 से, यानी बेस वैल्यू क्या है 200 है, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है 200 से इनटू 100। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा 50%। तो किसका और किससे बड़ा जरूरी हो जाता है यहां पर। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये होगा किसका 200 का, हिंदी में अगर आप देखो किसका 200 का, किससे किससे सॉरी 100 का सॉरी 200 का, हाँ किसका किससे मतलब 100 किससे ये हो जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट है मतलब 100 200 का कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है ना, उस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। या फिर ऐसा देखो हिंदी में अगर आप बोलोगे तो 100 200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 100 यानी कौन किसकी बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, किससे बात हो रही है, किससे मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो कंपेयर जिससे हो रहा है वो बेस वैल्यू है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बोलूं आपके पास 2 चॉकलेट्स है और आपके फ्रेंड के पास 1, तो मैं बोलूं आपके पास आपके फ्रेंड से कितना ज्यादा है, नहीं ज्यादा पे नहीं जाते, इतना समझ लो कि आपके फ्रेंड के पास आपके चॉकलेट के नंबर्स का कितना परसेंट है। तो आपका फ्रेंड का कंपैरिजन किससे हो रहा है, आपका कंपैरिजन कर रहे हो आप 2 से, इंटू 100 करोगे आप 50%, मतलब जिसका कंपेयर हो रहा है जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे आ रहा है यानी बेस वैल्यू, और जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसका और किससे हटा दो और जिसका जिससे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना। जिससे किससे कंपेयर हो रहा है 200 से, जिससे कंपेयर हो रहा है और जिसका कंपेयर हो रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। मतलब कोई भी चीज कंपैरिजन में अगर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि 20 100 का कितना परसेंट है, तो 100 से कंपेयर किया जा रहा है यानी इसे नीचे लिख लो। किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, 20 को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो आपको 20% मिल गया। तो सिंपल है, कभी भी कंपैरिजन करना हो ये एक चीज आपको उम्मीद है अब बन जाएगी, आप कंपेयर कर सकते हो कितना परसेंट है, आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है हमारी मोर और लेस परसेंट की। अब यहाँ पे परसेंट, एक परसेंट वैल्यू देखकर आपको क्या क्या चीजें दिखती है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड, अगर मैं बोलूं एक परसेंट दिया हुआ है आपको 20%, तो आप उससे क्या क्या चीजें अज्यूम कर सकते हो वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक परसेंट वैल्यू है, अगर मैं बोलूं 20%, तो इससे आप क्या क्या डिडक्शन कर सकते हो, क्या क्या चीजें निकाल सकते हो वो हम एक बार अच्छे से समझेंगे। तो यहां से आपको समझ आता है 20% को सबसे पहले आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिखोगे 1/5, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको बोल दिया जाए, ध्यान से देखना, मोर और लेस वाली बात अभी ध्यान से मैं समझाऊंगा। मैं बोलता हूं एक वैल्यू का जो है दूसरी वैल्यू जो है वो 20% ज्यादा है, एक वैल्यू से 20% ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे एक वैल्यू है ए,
मैं बोलूं ए जो है बी से 20% ज्यादा है, ठीक है, मोर है, अभी पूरे लॉजिक हम लगाएंगे। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/5 लिखते हैं और मोर बोल दिया जाए, नीचे आ रही है बेस वैल्यू, मतलब जिससे कंपेयर हो रहा है, ऊपर क्योंकि 1 लिखा है पर वो पार्ट में है, अभी मोर बोल दिया तो जुड़ जाएगा। जैसे मैं बोलूं ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, मोर है, मतलब ए इज 20% मोर देन बी, तो बी से कंपेयर हो रहा है। तो इस केस में ये बी जो है, अगर इसको मैं 1x 5x लिख दूं, अगर इसको मैं अज्यूम करूं 1x डिवाइड बाय 5x, तो बी जो है कंपैरिजन हो रहा है, तो बी हो गया 5x, और ए उससे ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और 5 और 1x यानी 6x हो जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल देता कि 30% मोर है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती। अगर मैं इसे x और इसे x मान लेता, तो इस केस में 10x हो जाता बी और 13x हो जाता ए, मतलब नीचे बेस वैल्यू है उससे आप कंपेयर कर रहे हो। अगर ज्यादा बोल दिया तो इस तरह से। अब इसका लॉजिक क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, अगर मैंने बोला ना कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी 100% है तो ए उससे 20 यानी 100 प्लस 20% होगा। और इसका मतलब क्या है कि ए को 120% माना गया और बी को 100% माना गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं बोलूं कंपेयर किया जाए, मतलब अगर मैं तुलना की जाए और कॉमन चीजें निकाल दी जाए, मतलब रेशियो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उम्मीद करता हूं आपको रेशियो पता होगा। रेशियो में आप ए रेशियो बी लिखते हो और सिंपलेस्ट फॉर्म पे जाते हो, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है काट पीट कर। तो ए की अब यहाँ पर 120% है, अब आप इसको हो सकता है आप अज्यूम कर लो कि ए जो है वो 120y है, बी जो है 100y है, तब भी ये सेम रहेगा। तो अगर बी 100y है और ए 120y है, तो इसमें कॉमन चीजें आप काट दोगे और आपको यहाँ पर 6:5 मिलेगा। तो वही हमने परसेंटेजेस कंपैरिजन में भी वही किया कि अगर एक वैल्यू 5x है तो दूसरी 6x होगी। परसेंटेजेस से रेशियो से हमें दो चीजों के बीच का रिलेशन मिलता है, संबंध मिलता है कि अगर एक वैल्यू 5 होगी तो दूसरी 6 होगी। अगर एट द सेम टाइम बी को हम 10 कर दें, मतलब 5 से डबल, तो ए जो है 6 का डबल 12 हो जाएगा। इतना आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर मैं इसको इक्वेशनल फॉर्मेट में लिखूं, तो आपको क्या है, अगर मैं बोलूं ए इज 20% मोर देन बी, अगर मैं इस तरह से आपको एक चीज क्वेश्चन दूं, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल, ध्यान से देखना, 20% मोर यानी बी का 120%, तो आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है। परसेंट है तो या तो आप 120% लिख दोगे या फिर 120/100 लिख दोगे, दोनों ही चलेगा। मतलब यहां पर हम ये कर रहे हैं, ए को बराबर करने के लिए बी को हमें 20% बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ए ऑलरेडी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं ए के पास एक चॉकलेट है और बी के पास, सॉरी, ए के पास अगर मैं 2 चॉकलेट लेता हूं, बी के पास एक, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी में एक जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह यहां पर हमने परसेंटेजेस रिलेशन देखा है तो हमने उसको 120% कर दिया। मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे पास उससे दुगनी चॉकलेट है, दुगनी का मतलब क्या है, 200% चॉकलेट है, मतलब उसके पास जितनी है उसका 200, मतलब उसके पास अगर 100 है तो मेरे पास 200 होगी, अगर उसके पास एक है तो मेरे पास 2 होगी। ये रिलेशन है 200%। पर अगर दुगनी का मतलब होता है 200%, पर अगर मोर और लेस में आप बोलो तो 100% मोर। जैसे अगर मैं बोलूं बी के पास एक चॉकलेट है और ए के पास 2 चॉकलेट है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहला आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, ए इज 200% ऑफ बी, ठीक है। दूसरा क्या, ए इज 100% मोर देन 100% मोर देन बी। अब ये 100% वाला फंडा कैसे आया, क्योंकि अगर ए और बी को आप करोगे ना, तो अगर बी 100% मतलब क्या होगा, 1/1, यानी अगर बी 1 है और बी उससे ज्यादा है यानी कि 2 होगा। तो इस तरह से आपको रिलेशन दो तरीके से आप लिख सकते हो। अब अगर हम लेस देन की बात कर ले, यहां से अगर हम लेस देन पे आ जाए, ठीक है, अगर मैं बोलूं लेस देन, इसका मतलब क्या है, अगेन 20% लेस देन बोल रहा है, अगर मतलब ए इज 20% लेस देन बी, अगर ये दिया हुआ है आपको, इसका मतलब होता है 1/5। अब अगर आप इसे 1/1x और 5x मानते हो और कम बोल रहा है, लेस बोल रहा है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर हो रहा है बी से, तो बी तो 5x हो गया, एक कम है यानी 5x माइनस 1x, यानी ये हो गया 4x। तो कम के केस में घटा दिए, ज्यादा के केस में जोड़ दिए, सिंपल। अगर बोल दिया 200% है
अब यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन हमने ली, ले लेते हैं यहाँ पे फोर्थ, अगर बोल दूं ए इज 20% ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, 20% मतलब 1/5, और अगर इसको हमने 1x और 5x माना, तो अगर 5x b है तो 20% ऑफ बी, बी का 20%, तो ये है ए। इसको आप कैसे करोगे, ए इज 20% ऑफ बी, तो इस तरह से लिखोगे आप, 1/5 कर दोगे तो बी जो भी होगा उसका डिवाइड 5 करने पे आपको ए मिल जाएगा। अगर बी 100 है, अज्यूम करो कि बी 100 है, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ए 20 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 20% ऑफ 100 निकालने के लिए 100 इंटू 1/5 कर सकते हो, या फिर फॉर्मूले से कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूले पे भी आ जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, फॉर्मूले पे हमने क्या बात कर रहा था मैं यार, हाँ, जैसे मैं बोलूँ 50% ऑफ 200, तो इसको आप क्या लिखोगे, 50% मल्टीप्लाई बाय 200। इसको आप लिखोगे 50/100 मल्टीप्लाई बाय 200, और इसको काटोगे आप 2 टाइम्स तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, परसेंट कर रहे हो तो ऑफ कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो। हिंदी में लिखोगे 200 का 50% क्या है, तो का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब मोर और लेस परसेंट कंपैरिजन देखो, अमित के पास है 600 रुपीज, कुणाल के पास है 750 रुपीज। तो कहानी क्या है भाई, हमारे पास सिंपल ये बोल रहा है कि कितना ज्यादा है किसके पास, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम पहले समझेंगे, ध्यान से देखना। मैं बोलता हूं कि अमित के पास कुणाल से कितना परसेंट कम है, ठीक है, ध्यान से देखना कितना परसेंट कम है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो होता ही है भाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कंपैरिजन का फॉर्मूला होगा, देखना कंपैरिजन का फॉर्मूला होता है बेस वैल्यू माइनस कंसिडर्ड वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू इंटू 100। पर क्या आपको ये याद रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। कैसे दिखाता हूं, अगर आप इसमें बेस वैल्यू देखो, कुणाल से कंपेयर कर रहे हैं तो बेस वैल्यू 750, कंसिडर्ड वैल्यू अमित की 600 डिवाइड बाय कुणाल की वैल्यू जो कि बेस वैल्यू इंटू 100, 150/750 इंटू 100, 5 टाइम्स कटा और आपको 20% यहां पर आंसर मिल गया। पर क्या आपको इतना करने की जरूरत थी, नहीं थी। कैसे, अब यहां पर हमने क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं कितना कम है, तो हम इसको बड़े आसानी से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना लैंग्वेज पे, अमित के पास कुणाल से कितना परसेंट कम है। अमित के पास कुणाल से कितना कम है, 150। किससे कम हो रहा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 750 से। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। लैंग्वेज पे ध्यान देना, कंपेयर जिससे हो रहा है वो नीचे आ रहा है, और जितना कंपैरिजन, अगर मैं बोलता है अमित कुणाल का कितना परसेंट है, तो ऊपर अमित आ जाता, मतलब 600 आ जाता। पर यहाँ कम बोल रहा है। अब अगर दूसरे केस में बोलूं कुणाल के पास अमित से कितना ज्यादा है, तो अमित से, तो कंपेयर हो रहा है अमित से, तो नीचे आ गया अमित कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, तो 150 मोर, तो इस तरह से लिखोगे इंटू 100। अब इस केस में आ जाएगा आपका 25%, और इस केस में आ गया आपका 20%, मतलब अमित के पास कुणाल से 20% कम है, पर कुणाल के पास अमित से 25% ज्यादा है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो, मोर और लेस वाली चीजें आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हर्षित की इनकम है 12,000, 25% का इंक्रीज हो गया। तो दोनों मेथड से बताता हूं, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड 25% यानी 1/4, यानी अगर बोल रहा है इंक्रीज हुआ, यानी 4 से बढ़कर 1 बढ़कर 5 हो गया, यानी अगर उसकी इनकम 4x थी तो अब बढ़कर 5x हो जाएगी, ठीक है। पर बोल रहा नहीं 4x नहीं थी, 12,000 थी, तो क्या होगी, तो आप यहां से क्या लॉजिक लगाओगे, 12,000 थी मतलब कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, x की वैल्यू यहां पर आपको निकल के आ जाएगा, आपको समझ आया, 3,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी x की वैल्यू 3,000 निकल के आ गई। तो बस यहां पर आप 3,000 रख दो और आपको पता चल जाएगा कि 15,000 हो गई, मतलब इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी 15,000 हो गई। अब इसी का दूसरा तरीका, 12,000 सैलरी थी, 25% बढ़ गई, यानी अभी 100% है, तो ये अब अपने आप का 125% हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकालोगे, आंसर आपका 15,000 ही आएगा, ठीक है। अपने आप का 125% हो गई ना, यही तो बात है। पर ये 125 आया कैसे,
आपने इसको निकाला 12,000 तो लिखा ही, साथ में इसको लिखा, ये अपने आप का 25% बढ़ गया, यानी अब 100 प्लस 25 बढ़ गया ये। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 12,000 इंटू 100 प्लस 25%, मतलब 25% बढ़ गया ना। तो इस तरह से आपको चीजों को लिख सकते हो। अब मैं एक बात और बताता हूं, जैसे हम देखते हैं ना, ये हमने कैसे किया, 4x की वैल्यू अपन ने ऐसे लिखा कि 4x की वैल्यू अगर 12,000 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल 12,000 डिवाइड बाय 4, और यहाँ x की वैल्यू 3,000 मिल गई। ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं बोलूं इसको, अगर मैं बहुत कॉमन तरीके से लिखूं, ठीक है, मैं कहूं आपको यहाँ x लिखने की इवन ना जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाद में सिर्फ 4 से 5 हुई, 4 की वैल्यू 12,000, 4 यूनिट मान लोगे आप, x की जगह 4 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब अगर मैं बोलता हूं कि ऐसा बोलता हूं कि जैसे 4 की वैल्यू 4 यूनिट लिख लेता हूं, 4 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इसे आप कैसे लिखोगे, लैंग्वेज पे ध्यान देना, आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू है 12,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो उसे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो। ये है क्या, आप इस तरह से लिखोगे 4 यूनिट इक्वल ये, x इक्वल ये, मतलब 1 यूनिट इक्वल ये, और 5 यूनिट निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा दोनों साइड, तो आप बस इसको इस तरह से लिख सकते हो, 4 यूनिट की वैल्यू है 12,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे डिक्रीज में। अब डिक्रीज करना सेम हमारी कहानी, 12% यानी 12/100 काटो 4 से, तो 3/25, मतलब अगर कोई वैल्यू 25 है तो अब वो घटकर 22 हो जाएगी। पर बोलता है नहीं भाई 25 नहीं है, 15,000 है, तो आपको पता है 25 की वैल्यू अगर, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 की वैल्यू अगर 15,000 है तो 22 की वैल्यू क्या होगी, 600 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 13200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर बेसिक पे जाओगे, बेसिक में जाओगे तो बेसिक में क्या करोगे, 15,000 12% घट गया, यानी 100% से -12% हो गया, मतलब 15,000 का अब सिर्फ 88% ही बच गया, यानी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, और यहां पर आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हो। अब देखो बेसिक मेथड क्यों पता होना चाहिए, अब आप लोग तो हवा में उड़ोगे कि भाई नहीं हम तो ये वाले मेथड से करेंगे, बढ़िया फ्रैक्शनल मेथड बढ़िया है। नहीं भाई, बात क्या है कि बेसिक मेथड अगर मैं बोल देता x% लेस है, फिर क्या कर लेते, इसको फ्रैक्शन कैसे लिखते, x/100 करते, इसलिए आप क्या करते, अगर x% लेस बोल देते तो 15,000 100 माइनस x डिवाइड बाय 100 करते। ठीक है, सिंपल। अगर मोर बोलता तो प्लस x कर देते, सिंपल, ये चीज याद रखना। अब हम थोड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम टाइप्स की तरफ भी जाएंगे, शुरू में थोड़े बेसिक्स टाइप करेंगे, फिर हम बढ़िया आगे लेवल पे जाएंगे। एक नंबर डिक्रीज होता है 20% से और बन जाता है इतना, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, अगर 5x और 1x मान ली तो वैल्यू हो गई 5x से 4x, पर बोल रहा नहीं 4x नहीं बनी, बन गई क्या 480, यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 120 से, तो यहां पर भी हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा ओरिजिनल वैल्यू उसकी 600 थी। अब अगर आप इसको बेसिक मेथड से करो, और अगर आप किसी नंबर को n मान लो, डिक्रीज हो गया 20%, तो 100 माइनस 20% करोगे आप, और बन गया क्या 480, फिर आप लिखोगे n इंटू 80/100 इक्वल 480, फिर आप इसको 6 टाइम्स काटोगे तो आपको नंबर की वैल्यू मिल जाएगी 600। यहां हमने क्या किया, लेट ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसे क्या मान लिया, n मान लिया, सिंपल, इतना आपने किया। अब इसके आगे सक्सेसिव चेंज, नॉर्मल और फॉर्मूला, हम दोनों ही चीजों को समझेंगे बेहतर तरीके से। अभी देखो सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या है ना, सक्सेसिव चेंज का मतलब है कि वैल्यू एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है, मतलब पहले वो अपने आप से कुछ बढ़ती है, फिर वो उसके बाद फिर से कुछ बढ़ जाती है, इस तरह से हम बात समझेंगे। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, अब क्योंकि परसेंटेजेस आप थोड़ा बहुत अब समझ रहे हो तो एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज है और उसमें मैंने 20% का इंक्रीज देखा, तो अब मेरे पास वैल्यू हो गई
20% का इंक्रीज। अब देखो ध्यान से देखना, अब या तो आप 20% को 1/5 करके 100 इंटू 1/5 करो, या 20% बढ़ गया यानी 100 इंटू 120/100 करके 120 लाओ, या दूसरा तरीका 100 का 20% निकालो तो 20 आ जाता है, उतना जोड़ दो, क्योंकि ज्यादा बोल रहा है तो जोड़ दोगे। अगर बोलता है 20% कम तो 100 का 20% होता है 20, कम बोल दे तो 100 में से 20 घटाए 80 मिल गया, यानी ये वैल्यू हो गई 120 रुपीज। अब अगर मैं दोबारा से 20% बढ़ा दूं, ठीक है, दोबारा से, तो अब इसका 20% क्या होगा 24, और अगर मैं जोड़ दूं तो 144 रुपीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहां पर सक्सेसिव चेंज में क्रमागत वृद्धि क्या हुई, पहले 100 से 20% बढ़ा, फिर जो बढ़ी हुई वैल्यू है उससे फिर से 20% बढ़ा। पर अगर आप ये 20% और 20% को देखो और बोलो कि 40% बढ़ा, तो अगर मैं 100 का 40% बढ़ा दूं ना, तो मुझे क्या मिलेगा 140 मिलेगा, पर इस केस में ये मिल रहा है 144। मतलब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो सक्सेसिव चेंज है, बढ़ने के बाद वैल्यू बढ़ रही है। पहले 100 का 20% ले रहे हैं, फिर 120 का 20% ले रहे हैं, तो ये था सक्सेसिव चेंज। इसमें कुछ नहीं, आपको एक के बाद एक बढ़ा सकते हो आप बिना फॉर्मूले के। ठीक है, अब फॉर्मूले, इसका एक शॉर्टकट है, फॉर्मूले पे चले आते हैं। फॉर्मूले पे अगर 2% दिया है ना, अगर 2% चेंज दिया हुआ है इज गिवन, 2% चेंज इज गिवन एज x% एंड y%, मतलब मैं बोलता हूं पहले वैल्यू अपने आप का x% इंक्रीज होती है, फिर उसी के इंक्रीज जो हुआ हुआ वैल्यू है उसका y% इंक्रीज होती है। तो आपको कितना परसेंट ओवरऑल चेंज हुआ, आप क्या निकालोगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। अगर डिक्रीज बोल देता, y को बोलता 100, x% बढ़कर y% नीचे हो गई, तो प्लस x और ये माइनस y हो जाता। साइन ध्यान रखना, x प्लस माइनस का ध्यान रखना। अब अगर मैं यहां पर इसको देखूं, दोनों बार x की वैल्यू भी 20% है और y की वैल्यू भी 20% है। अगर इनको मैं जोड़ दूं तो 20% प्लस 20%, क्योंकि इंक्रीज है तो जोड़ रहा हूं, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये मिल गया 40% प्लस 400 डिवाइड बाय 100, मतलब मिल गया 40% प्लस ये परसेंट में है प्लस 4%, यानी कि 44%। और यही तो हुआ 100 का 44% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज बोल देता तो y नेगेटिव में हो जाता, अगर x को डिक्रीज बोलता तो x वो उसमें हो जाता। अब बारी आती है आपकी शॉर्टकट मेथड की, इसका बेसिक भी मैं आपको बता सकता हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हुई और उसके बाद फिर से 20% इंक्रीज हुई, तो मैं इसे मानता हूं 1/5 और इसे मैं मानता हूं 1/5। तो मैं कहता हूं कि पहले वैल्यू 5 से बढ़कर 6 हो गई, 5 से एक बढ़कर, और फिर दोबारा वो 5 से बढ़कर 6 हो गई, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिलता है 25 से वैल्यू हो गई 36। पर मैंने क्या बताया, ओरिजिनल वैल्यू 25 नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज, मतलब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 144 रुपीज मिल जाएगा। सबसे शॉर्टकट तरीका। अब इसमें एक बेसिक फॉर्मेट भी है, मैंने अपने बैच की रेशियो की क्लास में बहुत डिटेल में इसको समझाया है कि क्यों ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई ऐसे ही करते हैं ऐसे हो जाता है, नहीं, मैंने डिटेल में समझाया, पर क्योंकि ये वन शॉट क्लास है तो उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, इसलिए उस चीज को मैं समझा नहीं रहा हूं, बट वो वाला मेथड आपको समझ आ गया। अब अगर डिक्रीज बोल देता, बोलता पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर बोल देता डिक्रीज, जैसे मैं बोलता 20% इंक्रीज और फिर 20% डिक्रीज, तो मैं क्या करता 5 से वैल्यू 6 हो गई, पर इस केस में 1/5 से घटेगी ना, 5 से 4, तो फिर आएगा क्या 5 से 4 हो गई। इस केस में 25 से वैल्यू 24 हो गई। ठीक है, बेसिक मेथड से अगर आप 100 रुपीज का 20% बढ़ा दो तो 120 हो जाता है, फिर उसका 20% घटा दो यानी 24, तो 96 आ जाता है। इस केस में भी अगर 25 की वैल्यू 100 करोगे तो 24 की वैल्यू 96 आ जाएगी। ठीक है, आगे प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 325 देन डिक्रीज टू दिस, तो नेट परसेंट चेंज क्या, नेट परसेंट चेंज मतलब यही कि पहले 20 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो नेट परसेंट चेंज हमने यहां से निकाला फॉर्मूले से। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर नेट परसेंट चेंज अगर हम निकालें तो क्या चेंज आया, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 25 से 36, तो नेट परसेंट चेंज क्या है, नेट परसेंट चेंज कितना बढ़ गया भाई, आप बोलोगे यहां पर बढ़ गया 11, किससे बढ़ गया 24 से, तो मल्टीप्लाई 100, तो आपको मिल जाएगा क्या 44% नेट चेंज है। अब इस केस में देखो पहले वैल्यू 250 से बढ़कर 325 हो गई और फिर घटकर 292.5 हो गई।
यानी अब हमें परसेंटेजेस निकालने पड़ेंगे। यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ 75 का, किससे इंक्रीज हुआ 250 से इंटू 100, 25 से 3 टाइम्स 10 टाइम्स यानी 30% इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी वैल्यू 10 से 13 हो गई क्योंकि 30% यानी 3/10। ठीक है, अब यहां पर घट गई, कितनी घट गई अगर आप ध्यान से देखो, ये है 7.5 यहां पे और ये 32.5 घट गई। 32.5 कितना परसेंट है 325 का, तो आपको पता है ये है आपका 10%, यानी 10% घट गई, यानी वैल्यू 10 से 9 हो गई। यानी ओवरऑल जो चेंज हुआ वो 100 से क्या हुआ 117 हो गया। मतलब इंक्रीज हुआ ओवरऑल 17 का, किस में से 100 में से, इंटू 100 इक्वल 17% इंक्रीज। ठीक है, बड़ा आसान, बहुत अच्छे से आप कर लोगे इसको, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला, अ वैल्यू इज 25% लेस देन वैल्यू ऑफ ए, है ना, मतलब ए की वैल्यू बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ए। तो ए और बी का हम अगर रेशियो निकालें 25% यानी 1/4, कंपेयर हो रहा है बी से, अगर बी 4 है तो उससे एक कम यानी 3 होगा ए। तो बोल रहा है बी इज वॉट परसेंट मोर देन ए, बी कितना ज्यादा है भाई, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है 3 से ज्यादा है, इंटू 100, परसेंट बोल दे तो इंटू 100, तो 33.33%। क्या यहाँ पे कोई भी समस्या हो सकती है आपको? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ परेशानी या कोई समस्या होगी। यहाँ तक बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो गए होगे और ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें आपने समझ ली। अब तो बढ़िया लेवल अप करेंगे। क्वांटिटी इंक्रीज होती 20%, देन 25%, देन डिक्रीज होती 10% और फाइनली इंक्रीज होती इतनी। अब आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड, आप अगर मान लो वो क्वांटिटी जो है उसको अज्यूम कर लो कि वो क्वांटिटी जो है वो 100x है। अब आप देखो पहले 20% बढ़ गई मतलब 120x हो गई, फिर 25% फिर बढ़ गई, यानी इसका 25% यानी 120 इंटू 1/4 करोगे तो 30 आएगा, ज्यादा तो जोड़ लोगे तो 150 हो गई। फिर बोलता है 10% डिक्रीज हो गई तो 150x का 10% 15x यानी 135 हो गई। फिर बोलता है 10% फिर इंक्रीज हो गया तो 13.5 इसमें जोड़ेंगे तो 148.5x हो गया। ओवरऑल चेंज क्या आया, 100x से वैल्यू हो गई 148.5x यानी 48.5x इंक्रीज हुआ। 100x में से परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100, 48.5% आपका आंसर। पर अगर आप वो वाले मेथड वर्टिकल अप्रोच से जाए जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप बोलो 20% इंक्रीज यानी 5 से वैल्यू 6 हो गई, 25% इंक्रीज यानी 4 से वैल्यू 5 हो गई, 10% डिक्रीज यानी 10 से 9 हो गई और 10% इंक्रीज यानी 10 से 11 हो गई। अब आप हो सकता है सोचो सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई ये एक्चुअली हो गई नहीं है, ये रेशियो में रहता है, 5 से 6 हुआ, 4 से 5 हुआ, इस तरह से। तो रेशियो में ना जब इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, जैसे ये लिखे ना आपने, ध्यान से देखना, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 रेशियो 6 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 11। तो कॉमन चीजें हम रेशियो में काट देते हैं, ये आपको पता होगा यहां से जो कॉमन है। तो क्यों ना आप इनको आपस में ही क्रॉस कर दो, मतलब इस साइड की चीज को इधर से दो, लास्ट में अगर मैं काटूं 5 से 2 टाइम्स काटूंगा तो क्यों ना मैं यही टेढ़ा काट दूं, क्रॉस क्रॉस में कट कर दूं, 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है, 5 इंटू 4 होता है 20, 200, 27 और ये हो गया 27 और 11 से मल्टीप्लाई 297। इंक्रीज कितना हुआ 97 का, कितने में से 200 में से, इंटू 100 कर दो तो आपका 48.5% यहां से भी आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आराम से दोनों अप्रोच समझ गए होगे। पहली अप्रोच में क्या है, आपको वैल्यू ना कंसिडर्ड वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, बट दूसरे केस में आप कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसके बेसिस पे कर रहे हो। तो है तो दोनों कमाल की मेथड्स, बट अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। अब मजा आएगा आपको। अ ट्रेडर इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय x%, मतलब मैं इसको समझाता हूं, अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पड़े हो तो मतलब मैं ये कहता हूं कि उसने x% से बढ़ा दिया कोई वैल्यू को, फिर उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मतलब घटा दिया, तो कह रहा है x% बढ़ा दिया फिर x माइनस 40% घटा दिया, है ना, ऑन दैट इंक्रीज प्राइस, मतलब बढ़े हुए में से घटाया, यानी सक्सेसिव चेंज। आफ्टर दिस ही रेज द प्राइस, फिर उसने 25% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया और ओवरऑल उसे इतना परसेंट फाइनल प्राइस जो है वो ओरिजिनल का 35% ज्यादा हुआ। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी तो 35/100 लिखोगे आप, 5 से काटोगे तो 7/20 होगा। तो क्या क्यों ना मैं ओरिजिनल लेट कर लूं कि ओरिजिनल जो वैल्यू थी, ध्यान से देखना आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर को लेट करना है, 20x है, तो फाइनली क्या हो गई आपको ये समझ आ गया, फाइनल वैल्यू हो गई क्या, बढ़ गई ना, मतलब 35% बढ़ गई, मतलब
20x में 7x जोड़ दिया तो 27x हो गया। पर अब इसने बढ़ाया घटाया बोला, देखो x नहीं लेते y ले लेते हैं क्योंकि x तो परसेंट में भी दिया हुआ है ना, ठीक है। अब मैं अगर बेसिक से समझाऊं तो आपको दिख रहा क्या है, पहले उसने बढ़ाया, तो अगर मैं बोलूं 20y को मैं x% बढ़ा दूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा 100 प्लस x बाई 100 क्योंकि बढ़ाया। फिर घटा दिया तो मैं उसे ऐसा लिखूंगा कि 100 माइनस कितना घटाया इतना, तो माइनस कर रहा हूं तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर माइनस माइनस का प्लस भी होगा इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं। फिर उसने क्या किया 25% फिर बढ़ा दिया, यानी उसी का 100 प्लस 25 यानी 125 बाई 100 कर दिया। फिर 20% घटा दिया यानी 100 माइनस 20 यानी 80 बाई 100 कर दिया, और इसकी वैल्यू से क्या मिली 27y। y से y कट जाएगा, ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये 25 से 5 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 से ये 20 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा। फिर आपका अगर आप देखोगे उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको माइनस करोगे ना तो ये जुड़ जाएगा, तो 140 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है करके, और इक्वल 27/20 मिलेगा। 20 से ये 5 टाइम्स आप काट सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा और अप्रोच करोगे, लेंदी तो जाएगा काफी, ये 500 हो जाएगा, आप डायरेक्ट उस साइड ले जाओ तो 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 140 माइनस एक्स इक्वल 5 इंटू 100 इंटू 27। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14,000 माइनस 100x और प्लस 140x, तो डायरेक्ट मैं 40x लिख रहा हूं, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 27 इंटू 5 कर दूं तो 13500 मिलेगा। उधर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ऑफ 500। अगर मैं देखो अब मैं उस साइड ले जाऊं, x को उस साइड ले जाऊं, एक्स स्क्वायर उसको, तो मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 500 इक्वल 0। अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। अगर आप इसमें वर्टिकल अप्रोच लगाओगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी चीजें, आपको निकालते नहीं आएगा। तो अब आपको इसको अगर आप करोगे शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताया, प्रोडक्ट 500 आना चाहिए, जोड़ने पे वो घटाने पे 40 यानी 50 और 10, एक्स की दो वैल्यू हो सकती है। पर साइन क्या है, अगर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव तो छोटे वाले को नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई, आपका ये आंसर हो गया। क्यों आप नेगेटिव क्यों इग्नोर किए, क्योंकि पहले बोला था x% से इंक्रीज किया, तो नेगेटिव परसेंट से इंक्रीज तो होगा नहीं, वो तो पॉजिटिव परसेंट से होगा, तो इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। फिर द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 500 एंड, अब देखो यहां मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक क्लास में, और मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। सम ऑफ डिफरेंट टू नंबर, अगर मैं हम बोलूं कि एक नंबर ए है और एक बी है, तो हमें पता चला ए और बी का जो सम है वो 500 है, और मैंने बोला डिफरेंस। अब देखो यहां से हमने एज्यूम किया, लेट किया टू नंबर जो है नंबर आर ए एंड बी, बट यहां पर एक चीज और कंसिडर करी हमने कि ए इज ग्रेटर देन बी, तभी ए माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं तो बी माइनस ए लिखना पड़ता। तो ये हो गया 100। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ दो तो बी से बी कटेगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी 600 और a की वैल्यू आ जाएगी 300, और उसमें वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर 2 में किसी में भी रखोगे, a की वैल्यू अगर रख दोगे तो b की वैल्यू आपको 200 मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताता हूं, यहाँ पे सवाल बाद में करना, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जब भी ध्यान सुनना, किसी भी दो नंबर का सम और डिफरेंस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटना दिया हो, उन दोनों वैल्यू को यहां पर जैसे 500 और 100 है, उनको अगर जोड़ के आधा कर दे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो बड़े नंबर की वैल्यू है। पर अगर उन्हीं दो वैल्यू को घटाकर आधा कर दो, जैसे 500 और 100 घटा के 400 हो गया और उसका आधा करो 200, तो आपको मिलेगी छोटी वैल्यू। तो क्या आपको ये सब इक्वेशन बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको दो नंबर के सम और डिफरेंस दिए हो, जोड़ के आधा करो बड़ी वैल्यू, घटाकर आधा करो छोटी वैल्यू, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब बोलता है बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय x%, यानी हमारा 300 को डिक्रीज कर दे x%, यानी 100 माइनस x हो जाएगा अपने आप का। एंड द स्मॉलर नंबर इंक्रीज बाय इतना, तो स्मॉलर नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं 100, इंक्रीज किया यहाँ पे ऐड किया x माइनस 25 से, तो क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल कर लिया, 2 0 से 2 0 काट दिया, इसको आपने लिखा 300 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 75 प्लस एक्स बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 300 और 150, तो यहाँ 150 हो जाएगा और यहाँ 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको 30 मिल जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 15 की वैल्यू आप क्या बोलोगे, x माइनस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें चाहिए x माइनस 15%।
ये परसेंट में है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू 30% माइनस 15% इक्वल 15%। कोई दिक्कत नहीं आना है, ठीक है, आसानी से करोगे। अगला, अ पर्सन मंथली सैलरी इंक्रीज सक्सेसिवली, पहले 20% बढ़ गई, फिर 25%, फिर 20% और फाइनली ये है वर्टिकल अप्रोच। 20% बढ़ी यानी 5 से 6 हो गई, 25% बढ़ी यानी 4 से 5 हो गई, फिर 20% बढ़ी यानी 5 से 6 हो गई। काट दो इसको, 2 से इसको काट दो और फिर इसको काट दो, तो एक्चुअली वैल्यू 5 से 9 हो गई, पर बोला 9 नहीं हुई, वो बोलता है 4320 हुई, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 9 चौके 36, 9 8 72, इतना। तो इसको भी हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2400 मिल जाएगा, आपका आंसर है, ठीक है भाई। अब पॉपुलेशन टाइप क्या होता है, कुछ नहीं, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला बोलता है एक गांव या एक शहर की, विलेज या सिटी की पॉपुलेशन पहले साल इतनी बढ़ी, फिर दूसरे साल इतने परसेंट से बढ़ी, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज हुआ, बढ़े हुए से फिर से बढ़ गया। या तो ये, या तो दूसरा केस, इस पॉपुलेशन में इतने लोग एजुकेटेड है, इतने अनएजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे नहीं है, फिर इतने परसेंट लोग अंडर 18 है, इतने परसेंट अबव 18 है। इस तरह से बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख देगा, करना कुछ नहीं है, वही है। जैसे देखो 2018 में पॉपुलेशन टाउन की 80,000 थी और 2019 में 25% से बढ़ गई, यानी वैल्यू हो गई कितनी, 4 से 5 हो गई। फिर 2020 में बोलता है डिक्रीज हो गई 20% से, यानी 5 से 4 हो गई। अब आप इसको अगर काट दोगे तो क्या निकल के आया, 1 से 1 हो गई, मतलब पहले 80,000 थी तो अभी भी 80,000 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं आया। अब अगर आप इसको बेसिक से करो तो पहले 80,000 को आप 25% से बढ़ाओगे यानी 125%, फिर आप घटाओगे 20% यानी 80/100, तो आपको न्यू पॉपुलेशन मिलेगी। अब अगर आप इसको घटाओगे ना, ये 2 जीरो से ये पूरा कट जाएगा, यहां पर आएगा 640 इंटू 125, 125 मतलब 1000/8, तो आप डायरेक्ट करोगे ना, न्यू वैल्यू आपको 80,000 ही मिलेगी, ठीक है, यही आएगी। तो इससे समझ आएगा कि आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिला। तो या तो ऐसे कर सकते हो या फिर वर्टिकल अप्रोच से, जो भी दिया एक्स वाई जेड दे दिया जाए तो मेरा सजेशन है, सजेशन क्या, यही करना पड़ेगा, इससे करो। पर अगर एक्स वाई जेड नहीं है, परसेंट है जिसके आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्यों माथा फोड़ी करो, डायरेक्ट इससे करो, ठीक है। अब आती है इनकम की बात। इनकम मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति की इनकम यानी आई इक्वल होता है क्या, या तो एक्सपेंडिचर होगा, मतलब या तो वो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सेविंग मतलब बचत। तो इसका मतलब क्या है कि आय की वैल्यू जो होगी वो होगी इक्वल व्यय प्लस बचत, यही तो है। अगर मैं 10,000 कमाता हूं, 5,000 खर्च करता हूं, तो बचत मेरी 5,000 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला निकाल सकता हूं। पर अब आप इसको लिखोगे आई इक्वल ई प्लस एस। अगर मैं बोलूं सेविंग क्या है तो आप बोलोगे आई माइनस ई, अगर मैं बोलूं एक्सपेंडिचर क्या है तो आई माइनस एस। अब इसको रटना नहीं है, क्यों, लॉजिक लगाओ कि भाई इनकम है, खर्च करना हटा दोगे तो बचत हो जाएगी, बचत हटा दोगे तो खर्चा आ जाएगा, बचत और खर्चा दे दिया तो इनकम आ जाएगी, रटना नहीं है। अब देखो, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ इज इनकम ऑन रेंट, देन 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज। अब देखो ध्यान से, मैं अज्यूम करता हूं कि उसकी इनकम क्या है, 100x है, अज्यूम कर लिया। अब बोलता है इसका 20% रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया 20% यानी 20x। अब बचा कितना इसके पास, रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचत, बचा कितना उसके पास, 80x यानी 80%। और बचे हुए का 25%, यहाँ पे 20% ओवरऑल का था, पर यहाँ इसका 25% ग्रोसरीज में गया, यानी 1/4 यानी 20x गया। 25% कैसे निकालोगे, 80x इंटू 1/4 करोगे, माइंड में 4 से 20 टाइम्स काट दोगे, सिंपल, रटना नहीं है, फटाफट करना। फिर अब बोलता है एंड देन स्पेंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवल। रिमेनिंग कितना हुआ भाई, रिमेनिंग हो गया 60x, और इसका 10% ट्रेवल पे गया, 10% मतलब भाई 6x गया, बचा कितना, बचा उसके पास 54x सेव हुआ। पर इसने क्या बोला, सेव कितना हुआ, 27,000 हुआ, और इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 500, ठीक है। और आप बोले, पूछा है इनकम क्या है, तो इनकम तो हमने यही एज्यूम किया था 100x, 500 में 100 से मल्टीप्लाई 50,000 आपका आंसर है। इसी तरह से करना है, फटाफट करना है। जितना मैं यहाँ पे पूरा रेंट रिमेनिंग लिख रहा हूँ, नहीं, आपको आर आर जी आर टी एस ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीज इनकम इज, यानी पी की इनकम 80% है क्यू की इनकम का, मतलब पी और क्यू का अगर मैं कंपेयर करूं, देखो ये 80% यानी 4/5, यानी क्यू की अगर 5 है तो पी की 4 होगी,
तो क्यू की अगर मैं 5x मान लूं तो पी की मुझे 4x करना पड़ेगा। इनकम, क्यू सेव करता है तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख देता हूं, ठीक है। क्यू 50% सेव करता है यानी 2.5x सेव करता है, तो ऑब्वियस एक्सपेंडिचर भी 2.5x होगा। पी की सेविंग 20% कम है क्यू की सेविंग से, क्यू की सेविंग है 2.5x और इसका 20% अगर आप निकालोगे कम, मतलब 20% कम यानी 1/5, अगर कोई वैल्यू 5 है तो एक वैल्यू 4 होगी, तो 5 को बोल रहा है 2.5x है, यानी 0.5x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2.0x, है ना। अब इसको आप स्पीड से कैसे करोगे, 20% लेस यानी 2.5x का 20 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब याद रखना जब भी किसी चीज का परसेंट निकालना है ना, जैसे मैं बोलूं 200 का 20%, तो इसका मतलब क्या, मैं पक्का से ये लिखने वाला हूं, तो क्यों ना ये 2 जीरो से ऐसे मैं मान लेता हूं कि इसको काट दो और सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 40 मिल जाएगा। जैसे 20% लेस यानी 80% हमें निकालना है किसका, 2.5 का। डेसिमल में आएगा नीचे, देखो यहां पर 2 जीरो हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10, 25 अट्ठे होता है 200 और एक जीरो तो है ही, और नीचे देखो 3 जीरो आ जाएंगे तो सीधे सीधे काट दोगे तो 2 आ जाएगा। इससे बेटर 2.5 का 80% अगर बोलते तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता 25 अट्ठे 200 होता है, तो 2 तो मिलना है। अब सोचो 2.5x है तो 80% 200 तो नहीं होगा, 20 तो नहीं होगा, 2 ही होगा, 2 लिख दो, खत्म। अब क्या बोलता है, अगर ये 2 है तो ये भी 2x हो जाएगा। क्यूज एक्सपेंस यानी कि क्यू का एक्सपेंस ये वाला कितना परसेंट ज्यादा है या कम है पी से, तो ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 0.5x ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2x से ज्यादा है। काटोगे 4 टाइम्स कटेगा और फिर अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 25% आपका आंसर आ जाएगा, है ना कमाल, है ना बढ़िया क्वेश्चन। अगला, अ पर्सन मंथली इनकम इज x% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर एंड ही सेव इतना विच इज 20% ऑफ हिज इनकम। अब यहाँ पे ना बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, कैसे देखना। बोलता है अ पर्सन मंथली इनकम इज x% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। मैं अगर इनकम लेता हूं यहां फिर इक्वल करता हूं एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू दी है 8000 सेविंग है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख लेता हूं विच इज 20% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर इनकम 5x है तो सेविंग x होगी, अगर x की वैल्यू ये है तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू 40,000 होगी, और जैसे ये मिला आपको पता एक्सपेंडिचर 32,000 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x% मोर बोला था तो x% की वैल्यू ही आपकी आ गई, क्या निकाल सकते हो आप, x% मोर देन एक्सपेंडिचर। देखो क्या बोल रहा है, इनकम इज x% मोर देन एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, 8,000, किससे कंपेयर हो रहा है, 32,000 से। 4 टाइम्स कटेगा इंटू 100 करोगे, x की वैल्यू 25% है, ठीक है। इसके बाद मतलब x देखो, अब ऑप्शन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू सेविंग एंड द वैल्यू ऑफ x, तो न्यू सेविंग ये वाला है और वैल्यू ऑफ x ये, यानी ये खत्म और ये खत्म, अब ये बचा। अब बोलता है इफ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज 18.75%, अगर एक्सपेंडिचर को 18.75% से बढ़ा दे, अब 18.75% जो होता है वो 6.25% का 3 टाइम्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/16 इंटू 3 यानी 3/16, तो अगर पहले 16 थी वैल्यू तो अब जुड़कर वैल्यू 19 हो जाएगी। 16 थी वैल्यू पर बोला नहीं भाई 32,000 थी यानी डबल थी, तो 19 यानी अब 38,000 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, इनकम रिमेन अनचेंज, इनकम 40 की 40 रहती है, तो ऑब्वियस सेविंग क्या होगी, बचा हुआ 2,000, तो सेविंग ये है 2,000, तो आप इसको, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सही है ना, तो दोनों को टिक कर दो, ठीक है। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, यही हो रहा है, तो आराम से निकाल सकते हो। अब देखो इसको, बहुत 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 बढ़िया, इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय x%, देखो ध्यान से देखना, बहुत लॉजिकल है। अगर मैं इसे x% से बढ़ा दूं और एक्सपेंडिचर को मैं y% से बढ़ा दूं और सेविंग सेम की सेम रहती है, तो बोल रहा है x ज्यादा है y से या x छोटा है y से, क्या है, मुझे सोच के बताओ क्या है। यहां पर ना लॉजिक क्या लगाओ, अगर सेविंग सेम है तो पक्का से ये आप कंफर्म कह सकते हो कि इस केस में इनकम जो है बड़ा होगा एक्सपेंडिचर से। अगर मैं बोलूं इनकम का कुछ परसेंट बढ़ाऊं, जैसे अज्यूम करूं कि इनकम अगर 100 है और एक्सपेंडिचर 50 है, और अगर मैं बोलूं कि इनकम को मैंने 20% बढ़ाया, ध्यान से देखना, तो यहां मैंने 30% बढ़ाया, तो इसका 20% 120 होगा यानी 20 इंक्रीज हो गया। पर इस केस में अगर मैं देखूंगा तो 65 हुआ यानी सिर्फ 15 इंक्रीज हुआ, पर परसेंट वैल्यू यहां ज्यादा थी। अगर इसे सेम रखना है मतलब जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है उतना ही इनकम बढ़ी होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है सेम इंक्रीज इसमें हुआ है,
तो मुझे इसको 40% से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा 70। तो अगर बड़े वैल्यू को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और छोटी वैल्यू को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी केस में बड़ी वैल्यू पे जो परसेंट इंक्रीज है वो कम होगा एज कंपेयर टू छोटी वैल्यू के परसेंट इंक्रीज से। इस केस में 20% बहुत कम है 40% है, इसलिए x परसेंट यहां पर छोटा होगा y परसेंट। लॉजिक समझ में आया? अगर बड़ी वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ाओ, थोड़ा परसेंट भी, तो वो बहुत बढ़ती है, पर उतना ही इंक्रीज लाने के लिए छोटी वैल्यू को ज्यादा परसेंट से बढ़ाना पड़ता है। जैसे 100 रुपए था मान लो इनकम, तो उसे 20 रुपए बढ़ाने के लिए सिर्फ 20% बढ़ाना पड़ा। और एक्सपेंडिचर 50 था और उसको भी अगर 20 बढ़ाना पड़े तो उसे 40% बढ़ाना पड़ा, जो कि ज्यादा है। यानी अगर सेम इंक्रीज लाना है एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू में, तो बड़ी वैल्यू को छोटे परसेंट से बढ़ाया जाएगा और छोटी वैल्यू को बड़े परसेंट से बढ़ाया जाएगा। इस बात को रिपीट में स्लो करके सुन लो, जैसे लगे सुन लो, पर समझ लो, ये बहुत यूज होगा। अब आता है मार्क्स इन एग्जाम, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या मार्क्स अलॉट हुए, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसको परसेंट के फॉर्मेट में हमें देखना है। अमन कहता है 40% मार्क्स लाता है टोटल मार्क्स का और फेल होता है 20 मार्क्स से। रिया 60% मार्क्स लाती है और विच इज 120% ऑफ द पासिंग मार्क्स। फाइंड द परसेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब मैं कहता हूं पासिंग मार्क्स या पास मार्क्स है ये, अमन भाई साहब फेल होते हैं, रिया मैम को ज्यादा मिलते हैं। अमन 40% लाया, अगर मैं टोटल अज्यूम कर लूं, 100x है, तो अमन 40% यानी 40x लाया, ये था पासिंग मार्क्स। फेल हो गया कितने से? 20 से। रिया को 60% मिला यानी 60x, और ये क्या हो गई? पास हो गई, पास हो गई। अब कितने से पास हुई वो देखना। 120% उसको मिला है किसका? पासिंग मार्क्स का। 120% यानी 100 + 20% यानी 1 + 1/5 यानी 6/5। मतलब क्या है कि अगर पासिंग मार्क्स ये है तो रिया को ये मिला है, पर रिया को तो 60 मिला है, तो पासिंग मार्क्स 50x हो जाएगा। यही तो हमारा डिडक्शन हुआ, यही हमने निकाला, तो हमें पता चल गया ये हो गया 50x। तो बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10x, पर बोलता नहीं 20 का डिफरेंस है, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर 120। टोटल मार्क्स आ गए कितने? टोटल मार्क्स आपके आ गए 100x = 200। तो 120 पाया, वो कितने परसेंट पाया? तो 120 कितना परसेंट है 200 का? इंटू 100 करोगे आपको 60% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 60% आपको आंसर मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते तो मैं क्या करता ये बता रहा हूं। मैं बोलता कि भाई अमन को मिला 40%, रिया को मिला 60%। रिया 120% ज्यादा है, मतलब पासिंग मार्क्स से 50%। तो मैं बोलता भाई 10% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू 200 होगी। और अज्यूम करो, अच्छा इसको अगर मैं इक्वेशन में लिख दूं, तो इक्वेशन में लिखने के लिए अगर मैं पासिंग मार्क्स को इक्वल करूं पासिंग मार्क्स से, पहले अमन के केस में और दूसरे में रिया, इसमें अमन का केस लगाऊं और इसमें रिया, तो देखो अमन को मिला टोटल मार्क्स यानी 100x का 40%, और उसमें अगर मैं 20 जोड़ू तब जाके मुझे पासिंग मार्क्स मिल रहा है। पर रिया के केस में अगर मैं 100x का 60% निकालता हूं और उसमें मैं घटाता हूं, अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली में घटाने की वैल्यू लिखी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं कर सकते। अगर बोल देता ना इतना कम ज्यादा है तो आप इसको फॉर्मेट बना सकते थे। आगे क्वेश्चन में आएगा देखना। A student initially scored 40% in the exam after re-evaluation, फिर से चेक हुई और उसके मार्क्स 24 नंबर से बढ़ गए और उसका फाइनल स्कोर 45 हुआ। मतलब अगर टोटल मार्क्स 100x था तो 40x था पहले, अब हो गया 45x, और बढ़े कितने भाई? 5x, पर इसकी वैल्यू 24 बोल रहा है। 5x की वैल्यू 24 है तो उसके फाइनल मार्क्स कितने हैं? तो हमें चाहिए 45x की वैल्यू। यही हुआ, तो 216 आपका आंसर है। क्या यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है। जब आप शॉर्ट में करते हो ना तो आप सिर्फ इतना लिखते हो 40%, 45% बढ़ा है 5%, वैल्यू है 24, तो 45 की वैल्यू यानी इसको 9 करना पड़ेगा तो इसको भी 9 करोगे। इस तरह से आप दिमाग लगाते हो। ठीक है, एग्जाम में अमित स्कोर करता 25 लेस देन ऑफ भरत, तो 25% लेस यानी कि 1/4, यानी इसको 4 मिला है तो इसे 3 मिलेगा। भरत स्कोर 20% मोर देन चेतन। भरत और चेतन का अगर रिलेशन देखें हम, तो अगर चेतन 20% मोर यानी अगर ये 5y है, अब y मानना पड़ेगा, 5x नहीं मान सकते क्योंकि उस केस में फिर b 4x हो जाएगा। तो अब बोलता है कि अमित को अगर, ठीक है अब ध्यान से देखना, हमें पता चला कि अमित को मिल रहा है 3x, पर बोल रहा नहीं उसे मिला 45%, यानी x की वैल्यू हमें 15% मिल गई।
तो ये क्या मिल गया हमें 60%। पर बोल रहा नहीं भरत को 6y मिले, पर हमें पता है भरत को 60% मिले, तो y की वैल्यू 10% मिल जाएगी। तो चेतन का कितना हो जाएगा, इंटू 10% करोगे तो 50% चेतन का आ जाएगा। रेशियो बैलेंसिंग में समझाऊं तो अगर ए और बी का रेशियो 3:4 है और बी और सी का रेशियो भरत और चेतन का 6:5 है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा और उसके लिए इस 6 और 4 का इनको इक्वल करना है। तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि होता है 24। तो 4 को 24 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। और क्योंकि रेशियो में दोनों साइड ही चेंज होगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो इसलिए हम 18:24 हो जाएगा, फिर ये 24:20 हो जाएगा। इसका मतलब A:B:C हमारा 18:24:20 कर सकते हैं हम। सिंपल है, इस तरह से भी निकाल सकते हो। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 4x और 6y मतलब 4x इक्वल 6y करोगे तो 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा x डिवाइड बाय y इक्वल 3/2। तो अगर x 3a है तो y 2a होगा और इस तरह से आप x और y को a के फॉर्मेट में लिखकर कंपेयर कर सकते हो। इसका पूरा मीनिंग ही यही है कि आप कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर पाओगे। ठीक है, अगला एग्जाम में एक स्टूडेंट फेल होता है 12 मार्क्स से, अगर उसने इफ ही हैड ऑब्टेन 25% मार्क्स मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गेट, तो वो पास हो जाता। अब देखो 25% मोर यानी अगर उसको अभी 4x मिले तो बोलता है अगर ज्यादा मिलते 5x तो वो पास हो जाता 8 मार्क्स। पहले फेल हुआ तो मैं मानता हूं पासिंग मार्क्स बीच में यहां कहीं थे, इससे 18 मार्क्स कम आए तो वो फेल हो गया, और अगर ज्यादा 8 मिल गए तो वो पास हो गया। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर मैं बोलूं पासिंग मार्क्स y है तो इसका मतलब y माइनस 18 इक्वल 4x, तो y प्लस 8 इक्वल 5x, इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब y की वैल्यू यहां से जाएगी 4x प्लस 18 और यहां से जाएगी y की वैल्यू 5x प्लस 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अगर बराबर कर लें तो हमें मिल जाएगा ये, तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है, अब फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम इफ द पासिंग मार्क्स इज 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखो भाई हमें x की वैल्यू 10 मिल गई, इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि इसकी वैल्यू हो गई 40 और इसकी वैल्यू हो गई 50। अगर मैं बोलूं पासिंग मार्क्स कितना है तो आप बोलोगे प्लस 18। ठीक है, यही बोलोगे मतलब 58। अब बोलता है पासिंग मार्क्स, एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हमने ना गड़बड़ कर दिया, माइनस प्लस का ना, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा है ना, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये 26 हो गई। तो 26 होते ही इसको 26 इंटू 4 करना पड़ेगा, 26 इंटू 4 करना पड़ेगा और प्लस अगर करो आप 18 तो आपको मिलेगा पासिंग मार्क्स। 4 दुनिया 8 4 3 24 यानी 104 और 18 122। नहीं 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 नहीं, अच्छा मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है ना। हम्म, 104 और 18 हमने जोड़ा, ठीक है, तो हमें मिल गया 122। अगर ये पासिंग मार्क्स है 50% तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसका डबल होगा ना, 244 होगा आई गेस। क्या गलत हो गया, कुछ गलत किया? देखो शॉर्टकट करोगे ना तो यहां से देखो ये बोला 25% ज्यादा आ गए तो वो पास हो जाता है 8 मार्क्स से, पहले फेल हुआ है 12 से। अच्छा 12 है यार, 12 है, मैं पूरा ही 18 क्यों ले लिया, 12 है 12 है 12 है। अच्छा इसको डायरेक्ट करोगे ना तो x की वैल्यू 20 मिल जाएगी, आप लोग कर लेना। तो आपको पता है ये 80 हो गया और 12 जोड़ोगे तो 92, तो पासिंग मार्क्स 92 है और ये 50% है, तो 100% इसका डबल 184 होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। इन एन एग्जाम ए स्कोर 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। हम अगेन यहाँ पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, इससे 20 ज्यादा हम बना लेते हैं ए को, और बी स्कोर करता है 12 कम, बी करता है 12 कम। ठीक है, और ए स्कोर 55% ऑफ द इन द एग्जाम एंड द पासिंग परसेंट इज 50%। मतलब कुछ नहीं भाई, अगर टोटल मार्क्स 100x थे तो इसने 55x लाया और पासिंग मार्क्स 50% है ना 50x है, तो इसका डिफरेंस है 5x, पर बोल रहा है नहीं 20 का डिफरेंस है, तो x की वैल्यू मिल गई 4। और क्योंकि हमने लेट किया था टोटल मार्क्स 100x, तो टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा हमारा 400। बी को कितने परसेंट स्कोर मिला कहता है, तो पासिंग मार्क्स है 50x, x की वैल्यू 4 यानी ये हो गया 200, 12 कम यानी 188। तो पूछा क्या बी को कितने परसेंट मिला टोटल का, तो 188 400 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स और 7 टाइम्स, 47% आपका आंसर है।
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला बहुत बढ़िया है, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, मतलब फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, हिंदी में बोले तो गूदा और रसा, इंग्लिश में बोले तो पल्प और वाटर, वाटरी जो जूस होता है ना, पल्प और जूस होगा। ठीक है, इतना ही होगा। फ्रेश में जब पल्प और जूस होता है तो उसका वेट ज्यादा होता है, अगर उसी को ड्राई कर दिया जाए तो जूस थोड़ा कम हो जाता है, फ्रेश जो है ड्राई में वेट कम हो जाता है। किशमिश अगर उठाओगे, फ्रेश जो होगी, सॉरी किशमिश के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है क्योंकि वो ड्राई ही होता है स्टार्टिंग में वो। ठीक है, किशमिश छोड़ो, आप कुछ भी सोचो, जैसे एक एप्पल है नया लाए तो वो बढ़िया था, फिर थोड़ा सूख के वो सिकुड़ जाता है, या फिर कोई भी चीज वाटर कंटेंट है, अगर निकालेंगे वाटर कंटेंट तो वो सिकुड़ जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है ना, मतलब उसका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, वही कहानी है। अच्छा ऐसे समझो जैसे कि कोई किशमिश आपका वाटर में डूबा हुआ है तो वो फूल जाता है, फिर उसका वेट भी ज्यादा हो जाता है, वाटर कंटेंट अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने पढ़ा हुआ है स्कूल्स में भी कि कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें, पर अभी उस पर नहीं जाएंगे, बट इतना बता दे रहा हूँ कि जब उसको वापस से ड्राई करोगे ना तो वापस से सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो फिर से वेट कम हो जाता है उसका। तो एक फ्रेश में अगर वाटर होगा और पल्प होगा, ठीक है, एक ड्राई में भी कुछ वाटर और कुछ पल्प होगा, बट अगर इस कंपैरिजन में करेंगे तो ये वाटर लेस हो जाएगा और पल्प सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज इवेपोरेट तो हो रही नहीं है, तो पल्प वाला जो पार्ट है, अब वो आप इमेजिन मत करना वो पल्प जिसमें थोड़ा जूसी भी है, तो फिर तो वो थोड़ा सा ड्राई हो गई होगा। हम जिस पल्प की बात कर रहे हैं वो लास्ट वाला पल्प, मतलब जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट कभी भी इवेपोरेट नहीं होगा, तो वो सेम रहेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, फ्रेश ग्रेप्स है, 75% वाटर है, अगर हम फ्रेश ग्रेप्स ले लें और वाटर और पल्प का एक रेशियो बना ले, 75% वाटर है बाय वेट, यानी कि 75 मतलब 3/4, अगर वाटर 3 है टोटल 4 में से, तो बचा हुआ 1 पल्प होगा। वहीं पर ड्राइड ग्रेप्स में क्या बोलता है, वाटर 20% ही रह जाता है, 20% ही रह जाता है, यानी 1/5, यानी 1 अगर ये है तो 4 पल्प रह जाता है बचा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, 2 सेकंड के लिए समझो, मैं कहता हूं यही फ्रेश वाला ग्रेप्स बाद में ड्राई हो गया है, इसका मतलब क्या है, 2 मेथड से समझना। अगर मैं बोलता हूं पहले वाटर 3x और पल्प 1x था, बाद में वाटर 1y और बाद में पल्प 4y हुआ, तो मेरा ये समझाने का मतलब है कि पहले जो पल्प था वही अभी होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, इस हिसाब से 1x इक्वल होगा 4y से, तो x इक्वल होगा 4y से, और जैसे ये होगा तो ये निकल के आएगा 4y और ये निकल के आएगा 12y, यानी पहले वाटर 12y था वेट के कंपैरिजन में और अब वाटर 1y रह गया। यानी पहले टोटल वेट किसी एक ग्रेप का, मतलब एक ग्रेप या जो भी देख रहा हो, तो वो 16y था और अभी ड्राई होकर वो 5y ही रह गया। अब बोलता है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स ऑब्टेन फ्रॉम 200 kg फ्रेश ग्रेप्स। बोलता है अगर ये 200 kg हो तो हमें उससे ड्राई कितना मिलेगा। तो हमने समझा कि भाई 200 करने के लिए हमें इसमें y की वैल्यू को हमें रखना पड़ा है 1, एक सेकेंड ना, हाँ 12.5 ना, 16 कम 16 4 16 भी बते नहीं 12.8, ठीक है 12.8, सॉरी 5 ना, क्या कर रहा हूं मैं, 12.5। ठीक है, ये कहानी बनी हमारी। तो अगर यहां पर हम 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू को, तो यहां पर हमें 62.5 kg मिलेगा। इसका मतलब है 200 kg के फ्रेश ग्रेप से ड्राइड ग्रेप 62.5 kg मिलेगा। ठीक है, ग्रेप किसमिस वही आ गया ना, रेजिन वाला पूरा कहानी। अब इसमें एक चीज और समझने की, शॉर्टकट में आप क्या करोगे, पहले बोलोगे वाटर पल्प का रेशियो है 3:1, बाद में वाटर पल्प हो गया 1:4, और आपको इसको इक्वल करना है तो इसमें पूरा 4 कर दो, इसमें पूरा 1 कर दो, तो आपको 12:4 मिल जाएगा, यहाँ 1:4 मिल जाएगा। तो बस आप इसका 16 यूनिट मान सकते हो, इसको 5 यूनिट, इसको अगर आपको 200 करना है तो इसको आपको 62.5 करना पड़ेगा। इस तरह से सिंपल भी आप माइंड में कर सकते हो बेटर तरीके से, बट मेजर मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट वो यही था, कितने परसेंट ज्यादा है, पल्प कॉमन होता है, सिमिलर होता है, वो सारी चीजें आपको समझना था। अगला फ्रेश मैंगो कंटेन, अब देखो यहां हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे फटाफट, 80% वाटर यानी वाटर 4 है और पल्प जो है वो 1 है। ड्राइड में 20% वाटर है यानी वाटर हो गया 1 और पल्प हो गया 4। 200 kg फ्रेश, अब देखो क्योंकि हमें पल्प को सेम करना है तो यहाँ पे हम पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 1 से, तो यहाँ मिलेगा 16 और 4 और यहाँ पे मिलेगा 1 और 4, यानी 20 मिलेगा यहाँ और यहाँ मिलेगा 5, यानी जो भी वेट होता है उसका 1
1/4 हो जाता है ड्राई होकर। तो अगर 200 kg फ्रेश लोगे तो उसका 1/4 हो जाएगा कितना, 50। तो फाइंड द परसेंट रिडक्शन इन वेट, मतलब अगर पहले 20 यूनिट था, ड्राई होकर वो 5 यूनिट ही रह जाता है और इसकी वैल्यू 200 kg है, तो इसकी वैल्यू पक्का से 50 kg होगी। तो क्या रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ 150 kg का, कितने में से, 200 kg में से। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100 करो, 75% इज द राइट आंसर। आराम से बढ़िया से कर लोगे। अगला, हाँ ये वाला देखो सेम ही है बट इसमें रेशियो पूछा है। तो फ्रेश एप्पल कंटेन 8, अच्छा ये आपका क्लास वर्क, अभी आप नीचे कमेंट करोगे, पॉज करके क्लास को पॉज करो क्लास एंड कमेंट करो आप इसका आंसर। बड़ा आसान है, ठीक है, कमेंट करना नीचे। अब आता है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने को, हम बहुत तरीके से ही समझेंगे इसको, हवा में नहीं जाएंगे। अब ये जो टाइप है ये अपने आप में तो बड़ा है ही बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाएंगे फिर हम चीजों को समझेंगे। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बट इसका मतलब क्या है, यहां है प्राइस पर पीस है, मतलब प्राइस का मतलब है प्राइस पर पीस, और पीस बस नहीं, पर आइटम पर, समझ रहे हो ना, एक चीज की बात हो रही है। और कंजम्पशन है यहाँ टोटल जो आपका कंजम्पशन है। अगर मैं ध्यान से आपको ना अभी फॉर्मूले का रीजन समझाऊं तो आपको कहानी समझ आएगी, फिर हम कंडीशंस पे जाएंगे, ठीक है। पहले रीजन पे जाएंगे। तो देखो अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन, अगर मैं बोलता हूं एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है, 5 रुपीज पर पीस है, और आपने 2 चॉकलेट खा ली 2 पीस, तो आपने कितने खर्च किए, आपने खर्च किए 10 रुपीज, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि, ध्यान से देखना, अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास है 20 रुपीज और पर पीस है 5 रुपीज, तो आप कितने पीसेस खाए, अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 4 पीसेस खाए। कैसे किया आपने, 5 into 4, पर नहीं, आपने किया 20 डिवाइडेड बाय 5 किया, और आपको यहां 4 पीसेस निकल के आए, यही आपने किया और यहां पे 4 लिख दिया। अब तीसरी कंडीशन, अगर मैं आपको कहता हूं कि जो क्या बोलते पीसेस है, आपने 4 पीसेस ऑफ चॉकलेट ली और आपका टोटल खर्चा हुआ 40 रुपीज, तो मैं पूछता हूं कि एक चॉकलेट का प्राइस यानी प्राइस पर आइटम पर पीस क्या है, तो आप क्या बोलोगे 10, पर आपने 10 into 4 किया, पर आप एक्चुअल में क्या किया, आपने 40 डिवाइड बाय 4 इक्वल 10 रुपीज, तो यहां पे आपने 10 रुपीज लिख दिया, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, मतलब कोई भी एक चीज अगर अननोन है तो आप उसको निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अब कहानी आती है, हम लिखते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन में लेता हूं कि अगर, ध्यान से देखना, अगर मैंने कर दिया पहली कंडीशन में E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब E को मैंने फिक्स कर दिया, मैं बोलता हूं एक्सपेंडिचर है 20 रुपीज, और पहले केस में ध्यान से देखना, पहले केस में मैंने बोला एक पर पीस आइटम का प्राइस था 4 रुपीज, और दूसरे केस में मैंने बोला, ध्यान से देखना, दूसरे केस में मैंने बोला, पहले तो यहां समझ लो, तो आपको क्या पता चल गया कि कंजम्पशन आपने 5 पीस का कर लिया अगर आपने 20 रुपीज खर्च किए, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि आइटम का जो प्राइस था वो बढ़कर 5 रुपीज हो गया, पर आपका एक्सपेंडिचर अभी भी 20 रुपीज है, आपको मम्मी ने अभी भी 20 रुपए दिए, पहले आप 4 रुपए का एक चॉकलेट मिलता था तो आपने 5 खा ली, पर अभी भी आपको जमाना बढ़ गया, प्राइस चॉकलेट का 5 रुपए हो गया, पर आपको मिल रहे हैं 20 ही रुपए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर प्राइस बढ़ गया तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ा 4 से 5 तो आपको कंजम्पशन 5 से क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 20 का एंगल बनेगा। मतलब अगर हम प्राइस इनटू कंजम्पशन लेते हैं इक्वल एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दें तो प्राइस बढ़ने पे कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, यानी कंजम्पशन जो है वो प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, कंजम्पशन घटा तो प्राइस बढ़ेगा, या फिर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ये कहानी है। इसी में अगर अगर इसी का थर्ड कंडीशन ले लूं मैं, और मैं आपको कहूं कि भाई कंजम्पशन जो है वो आपका हो गया 8 रुपीज, पर आपका एक्सपेंडिचर अभी भी 20 रुपीज फिक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा। अगर कंजम्पशन 5 से 8 हो गया तो प्राइस 4 से घटेगा,
तब जाके 20 रुपए बनेगा। तो 20/8 करोगे आप तो 2.5 रुपीज आएगा। मतलब कहानी सिंपल है, प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा अगर एक्सपेंडिचर सेम करना है, और अगर कंजम्पशन बढ़ गया तो प्राइस घटाना पड़ेगा पर पीस। अब आती दूसरी कंडीशन जहां हम बोलते प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स है। प्राइस अगर फिक्स कर दे तो अब कहानी क्या बनती है हमारी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। प्राइस हमने बोला भाई हमारा प्राइस जो है वो फिक्स है 5 रुपीज ईच, मतलब पर आइटम का प्राइस है 5 रुपीज, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि पर प्राइस 5 रुपए और आपने कंजम्पशन किया 4 पीसेस, तो आपने बोला एक्सपेंडिचर हो गया 20 रुपीज, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आपने 4 की जगह 5 खा लिया तो आपको 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर आपको ज्यादा खाना है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आती तीसरी कंडीशन, क्या आप यहां पर क्या एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, आप यहां पे प्राइस फिक्स करते हो, पहली कंडीशन। और दूसरी प्राइस अगर है भाई, यहां पे हमने प्राइस एक्चुअली, अच्छा प्राइस तो कर लिया ना, कंजम्पशन, कंजम्पशन अगर फिक्स है मतलब आप भाई जिद पे हो कि मैं तो खाऊंगा 5 पीस ही खाऊंगा, ठीक है। तो अगर 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 पर पीस प्राइस 4 रुपए था, अगर वो बढ़कर 5 रुपए हो गया तो एक्सपेंडिचर पहले 20 रुपीज था तो अब 25 रुपीज हो जाएगा। मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्राइस पर पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर, यानी अगर कीमत बढ़ेगी और आप खा उतना ही रहे हो तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से, बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांगली तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। आप देखना, अगर बोलता है प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 20%, तो आप इसी तरह से लिखते हो 20% यानी 1/5। अगर प्राइस 5 से 6 हो गया और पर्सन ने कंजम्पशन घटा दिया 10% से, यानी कंजम्पशन कर दिया 10 से 9, और रिजल्ट में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर चेंज हुआ X% से, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पहले टोटल एक्सपेंडिचर 50 हो गया और अब टोटल एक्सपेंडिचर 54 हो गया। बोलता है X% से बदल गया, पर यहां पर आपको पता है बदला है 4 किस में से, 50 में से, इंटू 100 यानी X% यानी 8%। तो X% की वैल्यू आपको मिल गई 8%, ठीक है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X प्लस 20% ऑफ 500, यानी 8 प्लस 20, 28% ऑफ 500, जो कि होता है 140, ठीक है। मतलब आपको क्लियर पता चल गया अगर एक चीज बढ़ रही तो क्या होगा। अगर मैं यहां पे आपको ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलता, लॉजिक लगाना देखना है ना, अगर मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे दूं कि प्राइस 5 से 6 हो गया और मैं कह दूं आपको, ध्यान से देखना, मैं अगर आपको कह दूं पहले भी एक्सपेंडिचर 30 रुपीज था और अभी भी एक्सपेंडिचर 30 रुपीज है, तो आपको इसमें घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो चीज मल्टीप्लाई करना है, मान लो 5x लिख देता हूं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 6y लिख देता हूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब 6 से इसको 5 करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम है और पर पीस प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन घटेगा, पर कितना घटेगा, 6 से 5 होगा, यानी एक का डिक्रीज होगा 6 में से इंटू 100, यानी 16.66% का डिक्रीज होगा अगर खर्चा सेम रखना है। सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ गया, खर्चा सेम रखना है तो खाना कम पड़ेगा। अगर उल्टा हुआ तो उस हिसाब से चीजें करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ मिल्क, अब देखो यहाँ पे प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। प्राइस 25% बढ़ गया, यानी 4 से हो गया 5, रिड्यूस हो गया कंजम्पशन 20%, यानी 5 से हो गया 4। तो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, क्या चेंज आया, 0 चेंज आया, यानी नो चेंज इज द राइट आंसर। अगला, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी 5 से अगर प्राइस 4 हो गया, बड़े अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिया कैन बाय 10 kg मोर ऑरेंजेस एंड ऑल्सो सेव 200 रुपीज बाय स्पेंडिंग 1600। मतलब उसने 1600 खर्च किए और 200 उस मतलब 1600 ही खर्च किए, उसने 200 बचाए, मतलब उसने 1800 दिया और उसमें उसने 10 kg ज्यादा भी ले लिया और 200 बचा भी लिया। इसका मतलब क्या है कि पहले देखना, ध्यान से सुनना, उसने क्या बोल रहा है कि 1600 रुपए में पहले जो वो लाती थी उससे 10 kg एक्स्ट्रा भी ले आई और 200 बचा भी ली। मतलब उसने 1800 रुपए पहले जो खर्च करती थी अब उसे सिर्फ 1600 खर्च करने पड़े और उसको ज्यादा मिल गया। मतलब पहले अगर वो x kg लेती थी तो अब उसे x प्लस 10 kg मिल गया। सिंपल, ठीक है।
इक्वेट करोगे तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 360। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? कुछ यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। रिया कैन बाय 10 kg मोर ऑरेंजेस ऑल्सो सेव 200 रुपीज बाय स्पेंडिंग 1600। ओके ओके, रुको रुको, ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली में प्राइस, जो प्राइस पर पीस था वो 5y से 4y हुआ है ना, 5 से 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली जो है यहां पर क्या हुआ, 5y से 4y हुआ तो x से इतना बढ़ गया। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लगभग हमें मिल रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन आएगा? थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना, डिवाइड में आ जाएगा शायद, 9/8 होगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, नहीं नहीं, फिर भी नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, कर सकते, अगर अपन इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लें और 1 डिवाइड बाय 2 कर दे, देखना ध्यान से, तो 5xy डिवाइडेड बाय 4y x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को काट दोगे तो 9/8 आ जाएगा, y से y कटेगा, 40x इक्वल 36x प्लस 360 हो जाएगा, है ना। फिर आपका 4x इक्वल इतना, तो x इक्वल 90 हो जाएगा, है ना। हाँ, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे 90 हुई इक्वेशन 1 में, क्योंकि आपको पता है 5xy जो है 1800 होता है, तो x की वैल्यू 90 रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका 20 टाइम्स, y की वैल्यू 4। तो पर पीस ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस आपने कंसिडर किया था 5y, तो 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 इक्वल 20, ठीक है, ये यहां से आया है, ठीक है। तो 20 रुपीज आपका ओरिजिनल प्राइस है, इस तरह से आप कर सकते हो, ये बेसिक तरीका है। ट्रिक भी है इसमें, बट मेरे हिसाब से ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बेटर है इस तरह से कर लो, फटाफट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक्सपेंडिचर को सेम रखना, हालांकि मैंने ऊपर बता दिया ना, हाँ, तो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बता दिया। अब आता है मार्क्स, बट थोड़ा वेरिएबल कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलो मेंस में आ जाता है ये, प्री तो छोड़ो। अब देखो, ए स्कोर करता है m-10% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का m-10% मिलता है ए को, और फेल हो जाता है, ये पासिंग मार्क्स है 40 मार्क्स से, ठीक है। बी को मिलता है m+10% और वो पास हो जाता है 20 मार्क्स से, ठीक है भाई। अब आगे क्या दिखाया है, दिखना, इफ सी स्कोर 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है भाई। अरे यहां तो डायरेक्ट ही खेल हो गया, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? बोलता है सी को 20 मार्क्स ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स से 20 तो बी को भी मिले हैं, तो m+10% ऑफ टोटल जो है वो इक्वल है 60% के, तो m की वैल्यू पूछा है 50%, टिक कर दोगे। पर चलो यहां बोल देता कि, एज्यूम कर लो, बोल देता कि सी जो है, ये पहला केस है ना, दूसरा केस हम ले लेते हैं कि सी गेट, यहाँ थोड़ा सा हमें ट्रिकी करना ही पड़ेगा ना, सी गेट समथिंग करके, चलो इसको ना मैं बता रहा हूं, अगर परसेंट और मार्क्स हम बदल दें, मैं 1 मिनट निकाल लेता हूँ ना, 20 300, है ना, रुक जाना ना, थोड़ा कंडीशनल बनाना पड़ेगा, पता है कंडीशनल बनाना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा कम करके, जैसे मैं अगर करूँ 50% अगर मैं बोल दूँ और बोल दूँ 10 मार्क्स से पास हो जाता है, हाँ, तो 140 रहेगा, ये ऐसा कर सकते हैं, हाँ ठीक है, अपन लेते हैं सी 50% मिला और 10 मार्क्स से पास हो गया, मतलब यहां से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा करे तो सी हमें मिल गया 50%, ये कहानी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी में कितने परसेंट का डिफरेंस है टोटल में, आप बोलोगे m+10 माइनस ऑफ m, और माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी 20% की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगी आपको 60, तो आपको मिल जाएगा कि 100%, यानी टोटल मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा कितने, मिल जाएंगे 3000, 300। अब 300 मिल गया, अब बोला सी को मिला था भाई 50%,
यानी सी को मिला 150, पर बोला पासिंग मार्क्स से 10 ज्यादा मिला, तो पासिंग मार्क्स से 10 ज्यादा मिला मतलब पक्का पासिंग मार्क्स सी से 10 कम यानी 140 हो गया। और अब मैं पूछ लूं कि वैल्यू ऑफ एम, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब मैं बोलता हूं टोटल का एम प्लस 10%, यानी 300 का एम प्लस 10% जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स से, यानी 140 से 20 जाता है, तो 160 आ जाएगा, ये कटेगा तो 160/3 आ जाएगा, तो m इक्वल 160/3 माइनस 10, तो काफी डेसिमल में जाएगा, बट ये ओवरऑल आइडिया था, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, शॉर्टकट से तो हमने कर ही लिया, बट बेसिक फंडा ऐसा है कि इक्वेशन बना सकते हो आप पासिंग मार्क्स के बिहाफ पे, मतलब ये है पासिंग मार्क्स प्लस 20, और ये भी है क्या, ये बी को मिला है जो सॉरी पासिंग मार्क्स प्लस 20, ये भी वही है, दोनों वही है। ठीक है, आगे वोटिंग बेस्ड। अब देखो वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन में ना बहुत अच्छी चीज है, क्या अच्छी चीजें हैं कि इसमें क्या है, देखो क्या क्या टर्म्स होते हैं पहले तो वो बता दूं। एक पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ वोट देने के लिए एलिजिबल है, कुछ एलिजिबल नहीं है, मतलब टोटल पॉपुलेशन है किसी विलेज किसी एरिया की पॉपुलेशन, इसमें कुछ वोट कास्ट कर सकते हैं, कुछ कास्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट कास्ट, मतलब एलिजिबल है और इनएलिजिबल है। ठीक है, ये हुआ। अब इस इनएलिजिबल वाले तो दे ही नहीं सकते, अब एलिजिबल वाले में कुछ भाई साहब वोट कास्ट करते हैं, मतलब वोट देने जाते हैं, और कुछ कास्ट नहीं करते हैं। अब जो वोट दे दिए उसमें कुछ वोट इनवैलिड होते हैं और कुछ वोट्स वैलिड होते हैं, और इन वैलिड वोट में विनर को कुछ वोट्स मिलते हैं और लूजर, मतलब जो वोट मिले एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो यहां से पूरा चार्ट बन के आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में समझ आएगा। 2 कैंडिडेट्स है इलेक्शन में, विनिंग कैंडिडेट्स को 62% मिला टोटल वोट्स का, मतलब जो वोट्स कास्ट हुए इनवैलिड वैलिड को कोई कहानी नहीं है, और वॉन हुआ 12,000 से। अब मुझे बताओ 100% जो भी वोट कास्ट हुए, अगर विनर को 62% मिले तो बचे हुए 38% लूजर जो हार गया बेचारा उसको मिले होंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, 24% का, पर बोल रहा है नहीं कितने वोट का डिफरेंस है, 12,000, यानी आप 1% की वैल्यू 500 निकाल सकते हो। टोटल वोट कितने हुए, 100% 50,000। दूसरा केस आप मान सकते हो 100x वोट कास्ट हुए, 62x विनर को मिले, बचे हुए 38x इसको मिले, 24x इसको मिले, इसकी वैल्यू 12,000, तो 1x की वैल्यू आपको 500, तो निकालना है आपको 100x 50,000। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, रोहित मोहित। ठीक है भाई, 25% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब अगर टोटल वोटर्स 100x थे टोटल वोटर्स, तो जो इनमें से वोट नहीं दिए वो कितने थे, 25x, और दिए कितनों ने 75x। आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, यानी इतने में से 20% इनवैलिड हो गए, यानी 15x जो है इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने रहे, 60x वैलिड रहे, 16x। ठीक है, अब क्या बोलता है, रोहित सिक्योर 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी इसका 60% इसको मिला, यानी 36 मिला, बचे हुए को 24x मिला, और कितने से जीत गया, बोलता है 12x, पर यहां पे दिया है 3600, x की वैल्यू आ गई 300। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। अब देखो कहानी, अगर यहां पर बोला टोटल वोटर कितने हैं, तो टोटल वोटर है 100x, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप 100x की वैल्यू निकालोगे और 30,000 टिक करोगे। पर अगर वो बोलता कि टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, तो आप बोलते 60x यानी कि 18,000। अगर वो बोलता ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 25x यानी 7,500। अगर उसने बोलता कि जिन्होंने दिया उसमें से इनवैलिड कितने, 15x यानी कि 4,500। इस तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है, इवन वो ये भी पूछ सकता है कि वैलिड वोट्स और टोटल जो वोट्स दिए उसका डिफरेंस क्या है, या वैलिड वोट्स और टोटल दिए गए वोट्स में डिफरेंस क्या है, कुछ भी पूछ लेगा, पर आप आराम से निकाल लोगे। अब इलेक्शन में 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी 100x थे, 20x ने तो दिया ही नहीं, जो दिए वो थे 80x। आउट ऑफ पोल्ड वोट 600 वोट्स इनवैलिड, 600 अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने होंगे भाई, 80x माइनस 600, सिंपल। अब बोल रहा था विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 50% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट, मतलब इसका 50% टोटल वोटर लिस्ट का, इन बात पे ध्यान देना, कई बार इसका 50% निकाल लोगे आप, नहीं, विनिंग कैंडिडेट जो था वो लूजिंग, विनिंग को टोटल का 50% यानी 50x मिला, और जो जीत गया इससे कितने 1200 वोट से। अब भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल वैलिड वोट्स तो इतने ही है, उसे अगर इतने मिल गए तो इनवैलिड बोल हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे टोटल वैलिड वोट्स में से अगर आप माइनस कर दो
कितने, जो विनिंग को मिले हैं, तो इतने उसको मिले। तो कायदे से इसको कितने मिले भाई, 30x माइनस 600, और इन दोनों का डिफरेंस है 1200 का, यानी 50x माइनस ऑफ 30x माइनस 600 इक्वल 1200। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 20x प्लस 600, वहां जाएगा तो माइनस, यानी 600, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 30। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है, मतलब 100x यानी 3000। कुछ भी पूछ लेता हम निकाल लेते, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं फटाक से। टोटल वोट्स थे, इनवैलिड वोट्स थे, वैलिड वोट्स थे। वैलिड्स में से नहीं, सॉरी, टोटल जिन्होंने कास्ट किया वो इतने थे, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं वो इतने, दिया ही नहीं वो इतने थे, दिया वो इतने थे। टोटल वोट्स इतने थे, जिन्होंने नहीं दिया वो ये थे, जिन्होंने दिया वो ये थे। जिन्होंने दिया उसमें से इनवैलिड्स थे ये, जिनके वोट्स इनवैलिड रहे, जिनके वैलिड रहे वो ये है। वैलिड में से विनिंग वाले को मिला इतना, और लूजिंग वाले को कितना मिला, टोटल वैलिड वोट्स में से माइनस जितना मिला उतना। और इसके बाद आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया इक्वेशन बनाकर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आराम से। उसके बाद आती है बारी हमारी अगले क्वेश्चन की। इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 20% ऑफ द एलिजिबल वोटर डिड नॉट कास्ट, मतलब 100x थे, इनमें से जो नहीं दिए वोट वो हो गए 20x, बचे हुए जिन्होंने वोट दिए वो थे 80x, और इसमें विनिंग कैंडिडेट को 25% मिले, मतलब इसका 55% मिले, और बचे हुए लूजर को 45% मिले। अब हो सकता है आप इसका 55% निकालो, जो कि आपका आ जाएगा 44x, बचा हुआ 36x, पर क्या जरूरत है, नहीं है। ये जीता है 10% मार्जिन से, पर बोल रहा है 360 से, मतलब 100% की वैल्यू 3600। क्या आंसर यही टिक करोगे, नहीं करोगे, यहां ऑप्शन नहीं, पर होता तो क्या करते, नहीं करते। ये 100% इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 3600, क्योंकि ये दोनों का टोटल तो ये है, 100% की वैल्यू ये है। आपको चाहिए 100x, 80x की वैल्यू 3600, आपको चाहिए 100x की। x से x काटो, 20 से 4 बार काटो, 20 से 5 बार काटो, 4 से 900 टाइम 4500 इज द राइट आंसर। क्या कोई समस्या नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ी आसानी से हमने ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल तरीके से चीजों को एकदम कोर से लेके गए और आराम से हमने सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, इन लोकल इलेक्शन ओनली 2 candidates R and S participated. Candidate R received 4% fewer votes than candidate S, calculated as percent of the total vote cast. अब अच्छा, 4% fewer मतलब ये नहीं, 4 का मतलब 1/25, यानी एक को 25 तो एक को 24 नहीं, इसका मतलब है ओवरऑल में 4%, मतलब अगर किसी को 100% में से मान लो 36% मिले हैं, तो इसका 4% यानी 32%। ओवरऑल परसेंटेजेस बोला है, मतलब वैसे घटाना है। अगर कंपैरिजन करता तो डायरेक्ट 4%, मतलब एक अगर 25 है तो दूसरा 4 होता है। ठीक है, पर यहां वैसा नहीं है। अब क्या बोलता है, ठीक है, आर और एस को बोल रहा है, ठीक है, इतना मिला है। इफ 60 वोटर्स ओरिजिनली कास्ट फॉर एस कैंडिडेट वर इंस्टेड गिवन टू कैंडिडेट आर, तो दोनों को इक्वल हो जाता। मतलब देखो, मेरी बात है कि एस को मान लो मैं बोलता हूं क्यू वोट्स मिले, आर को मैं बोलता हूं पी वोट्स मिले। अगर इसमें जो 60 है वो इधर आ जाए, मतलब P प्लस 60 कर दूं अगर मैं, और Q माइनस 60 कर दूं, तो ये हो जाएंगे इक्वल, और इससे मुझे Q माइनस P मिल जाएगा मुझे 120। मतलब इन दोनों के बीच जो वोट का डिफरेंस था वो था 120 का, यही मतलब है। Q में Q वोट मिले हैं, S को Q वोट मिले हैं, R को P वोट मिले, क्योंकि 60 वोट अगर मैं P में डाल दूं, मतलब R में डाल दूं, तो R को P प्लस 60 मिल जाएंगे और S को Q माइनस 60, दोनों का डिफरेंस 120। पर बोलता नहीं भैया, डिफरेंस दो 4%, तो 4% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू 3000 होगी। आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अगला, इन कॉलेज इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स होते हैं, 20% वोट नहीं करते। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क नंबर 2, आप इसको नीचे कमेंट में करोगे। ठीक है, मिस मत करना भाई, मैं जो बोल रहा हूं ना कमेंट कर देना। ऐसी क्लास नहीं मिलेगी इस लेवल की, जहां सारी डिटेल्स है, सारे टाइप्स हैं, बेसिक्स है, एक्सप्लेनेशन है, इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिस कर रहे हो तो फिर भाई तुम्हारे रिस्क पे करो। अब आता है कमीशन, मतलब अगर आप कुछ चीजें बेचते हो तो आपको कुछ परसेंट कमीशन के रूप में मिलता है, ऐसा दुकान वाले ने सिस्टम बनाया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, मतलब दुकान वाला आपको बेनिफिट देता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल करो, क्योंकि जितनी सेल्स करोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट में कमीशन मिलेगा। कमीशन बेस्ड जॉब में क्या होता है, आप अटक जाते हो, आपको सेल्स करनी पड़ती है। तो बस कमीशन पे हम वही सेल्स करेंगे, एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, ट्राई करो।
ठीक है, तो इसको अब हम अगर ध्यान से देखें, एक कंपनी गिव्स अ कमीशन टू इट्स एजेंट एज फॉलोज, 15% देते हैं अगर वो 10,000 तक की सेल करता है, 15% यानी 1500, और 10% देता है अगर उसकी सेल 10,000 से बढ़ जाती है। मतलब बढ़े हुए पे 10%, मतलब ओवरऑल नहीं, ऐसे तो घाटा हो जाएगा। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लो 20,000 की सेल कर देता हूं तो 10,000, पहले 10,000 पे मुझे 15%, 1500 मिलेगा, और अगले 10,000 पे 10% 1,000 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 से ऊपर गया यानी 20,000 तो अब सिर्फ 10% यानी 2,000 मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे में तो लॉस हो रहा है, फिर क्यों बेचेगा वो ज्यादा। इसलिए इसका मतलब ये है। अब टोटल कमीशन देता है 2350 और बोलता है सेल पक्का। अब देखो, सेल 10,000 की होती तो 1,500 मिलता, पर इतना मिला, मतलब पक्का सेल जो है वो 10,000 से 10K से ज्यादा है सेल। अब मैं मानता हूं कि सेल जो हुई वो 10,000 की हुई प्लस कुछ एक्स रुपीस की और हुई, चलो 100x ले लेता हूं, ठीक है। तो पहले 10,000 पे 15% कमीशन यानी 1,500 मिल गया। अब दूसरे पे इस पे 10% मिला यानी कि 10x मिला, पर बोलता है इन दोनों का टोटल मिला के 2350 मिला, घटा दो तो x की वैल्यू 85 हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 8500, तो टोटल सेल क्या हो जाएगी 10,000 प्लस 8500, 18,500। ठीक है, एक और बार आगे समझा देता हूं। देखो भाई, 2350 आपको मिला, 2350 रुपीज कमीशन, तो 1,500 तो भाई 10,000 का 15% मिल गया, और बचा हुआ 850 10% होगा, किसका 10% है, 8,500 का, निकाल लो। अब देखो इसमें क्या बोलता है, 8% कमीशन देता है पहले 25,000 की सेल पे, और 4% कमीशन देता है अगर 25 के ऊपर जो भी आता है। इन एडिशन बोनस भी देता है 2% ऑफ द टोटल सेल। टोटल अर्निंग अगर बोनस कमीशन मिलाकर इतनी और सेल 25,000 से ऊपर है तो क्या कहानी हुई है सेल की। अब देखो, मैं कहता हूं पहले सेल हुई होगी 25,000 की, फिर सेल होगी 25,000 से ऊपर कुछ भी, जिसको हम 100x ले लेते हैं, तो टोटल सेल जो होगी वो 25,000, 25,000 प्लस 100x हुई होगी। इस पे उसे मिला होगा 8% यानी 2,000, इस पे उसे बढ़े हुए पे मिला होगा 4% यानी कि 4x, और फिर उसे ओवरऑल टोटल पे इस पे मिला होगा कितना, 2%। अगर मैं 2% डायरेक्ट निकाल लूं, चलो मैं डायरेक्ट करता हूं, आप इसका 2% निकालोगे तो आप कैसे करोगे, 25,000 प्लस 100x इंटू 2% यानी 1/50, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, 2% इसका 500 हो जाएगा, और प्लस इसका 2% 2x हो जाएगा। पर बोल रहा नहीं भाई, टोटल कमीशन तो 4,000 मिला है, घटा दो भाई, 1,500 हो जाएगा 6x, तो x की वैल्यू 6 दूनी 12 6 पंजे 30, 250 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, 250 ना। तो सेल कितनी हुई है भाई, 25,000 प्लस 100x, x की वैल्यू 250 यानी टोटल सेल 50,000 की हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन, माइंड में अगर कैलकुलेट थोड़ा भी कर लेते हो तो और आसान हो जाएगा ये आपके लिए। अगला, सेल्समैन कमीशन देता है x% देता है पहले 10,000 पे, y% देता है बचे हुए पे। अगर असिस्टेंट को फिक्स्ड बोनस 400 का और दिया जाता है और टोटल सेल्स 20,000 की है ना, द टोटल अर्निंग ऑफ असिस्टेंट इज इतना, टोटल सेल है 20,000, मतलब पहले 10,000 का हम भाग बना लेते हैं x% और दूसरे 10,000 का भाग बना लेते हैं y%, और 400 तो और दिया, मतलब कमीशन की बात करें तो इसका x% मिला, इसका y% मिला, इसका x% होगा 100x, इसका y% होगा 100y, निकाल लोगे फॉर्मूले से, 10,000 इंटू एक्स बाई 100 करोगे तो 100x मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 400 और दिया गया, पर अब कहता है कि नहीं, इसे टोटल 2600 दिया गया, तो x प्लस वाई आपको वैल्यू देखो, यहां जाएगा 2200, 100 काटोगे तो 22 आपको मिल जाएगा। फिर क्या कहता है, x इज 4 मोर देन y, यानी x इक्वल होगा y प्लस 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू y प्लस 4 रख दोगे तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल 22, तो 2y प्लस 4 इक्वल 22 यानी y की वैल्यू 9% और x की वैल्यू आपको 13%। ऑप्शन में ही ये वाला बी और टिक करोगे। ठीक है, ये क्लरिकल मीन्स में आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन क्लरिकल मीन्स में देख लो आप, है ना। आरबीआई असिस्टेंट की अगर हम इस पे ओवरऑल बात करें तो प्री में तो जनरली नहीं ही आएगा, इस तरह का मेंस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वेन डायग्राम, भाई वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया है। अब हमारा लास्ट पोर्शन है, एक वेन डायग्राम, हम ये 2 सर्कल वाले क्वेश्चन है, फिर हमारा 3 सर्कल और हम एंड करेंगे। ठीक है, इतना हमारा बन रहा है। अब 2 सर्कल, भाई कहां गया, 2 सर्कल वेन डायग्राम हम समझें, उसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। क्या होता है ना, वेन डायग्राम एक एक्सप्लेनेशन तरीका है, एक फिगर है जिससे हमें चीजें समझ में आती है। तो
अब देखो टू सर्कल वेन डायग्राम पहले ऐसा दिखता है, ठीक है, इतना मैं आपको बना के बता रहा हूं। अब कहानी क्या है, अगर मैं कहता हूं कि पहला वाला सर्कल जो है येलो बना दूं मैं इसको, नहीं ये रेड कर दूं, है ना। मैं कहता हूं रेड सर्कल का मीनिंग है कुछ और इस ब्लू सर्कल का मीनिंग है कुछ और। मतलब क्या है भाई कि मैं कहता हूं कि रेड वाले का देखो एक ब्लू ब्लू हो गया और एक रेड हो गया। ब्लू का मीनिंग क्या है और रेड का मीनिंग है वो मैं बता देता हूं पहले, है ना। मैं कहता हूं रेड वाले वो हैं जो मैथ सब्जेक्ट पसंद करते हैं और ब्लू वाले वो हैं जो करंट अफेयर पसंद करते हैं, ठीक है भाई। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं और सम है जो बोथ पसंद करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना बड़ा आसानी से देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, अच्छा हम इसको मैथ्स ले रहे हैं, इसको करंट अफेयर ले रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है देखो, अगर इसको गोले पे ध्यान से देखो, इतना वाला ये जो रेड पार्टिकल है, इसका मतलब वो ऐसे लोग जो ओनली मैथ्स पसंद करते हैं, ठीक है। और अगर मैं ब्लू वाला पार्ट दिखा दूं ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ओनली करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर वाले लोग हैं। पर अब बारी आती है हमारे मिड वाले पार्ट की। मतलब भाई मिड वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये तो क्या है, ये इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में, यानी ये कॉमन पार्ट है, यानी ये बोथ मैथ्स एंड सीए है, ठीक है। कुछ नहीं है, टू सर्कल वेन डायग्राम में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक साइड है ओनली मैथ्स, एक साइड है ओनली करंट अफेयर और बीच में है दोनों, बस इतना समझ लो आप टू सर्कल में। थ्री सर्कल में हम जाएंगे अभी, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन करेंगे। एक स्पोर्ट्स क्लब है, उस पे क्या बोलता है, अब देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, यहां बोलता है ईच मेंबर प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट। इसका मतलब है या तो वो सिर्फ एक स्पोर्ट खेलेगा या फिर वो दो खेलेगा। इसमें अगर मैं बोलूं या तो मैथ्स और करंट अफेयर ले लूं, तो या तो कोई पर्सन सिर्फ मैथ्स पसंद करेगा, या कोई पर्सन सिर्फ करंट अफेयर पसंद करेगा, या फिर कोई पर्सन दोनों ही पसंद करेगा, और या कोई होगा जो दोनों ही पसंद नहीं करेगा। पर इस वेन डायग्राम में हमें सिर्फ ये तीन चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। हमें इन तीनों चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब एटलीस्ट वन बोल दिया, मतलब कि हमें समझ आ गया कि पूरे के पूरे लोग या तो एक ही पसंद करेंगे या दोनों, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। तो अब अगर हम दो वेन डायग्राम ऐसे बना लें, और एक बास्केटबॉल का, बास्केट का, और एक बैडमिंटन का, 70% जो मेंबर है वो बास्केटबॉल ओनली नहीं बोला है, बास्केटबॉल यानी ये पूरे सर्कल की वैल्यू 70% है। और 85% प्ले बैडमिंटन, ओनली नहीं बोला, यानी ये पूरे बैडमिंटन की वैल्यू 85% है। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ए मान लू, इसे बी और इसे सी, तो ए प्लस बी आपको 70% मिलता है और आपको बी प्लस सी जो है वो 85% मिलता है, ठीक है भाई। तो अब क्या आप इससे कुछ निकाल सकते हो, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको ए माइनस सी मिल जाएगा या फिर सी माइनस ए मिल जाएगा। पर आपको पूछा है कि ओनली बास्केटबॉल यानी ए की वैल्यू, पर क्या मिल पाएगा, सोचो, नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि इनको पसंद करने वाले लोग 100x है, मतलब ए प्लस बी, मैं अज्यूम कर लूं ए प्लस बी प्लस सी 100x है, 100%, तो ये 70 है और ये 85 है, तो जो एक्स्ट्रा आया यानी ए प्लस बी दे दिया 70x और बी प्लस सी दे दिया आपका 85x। अगर इनको जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी मिल जाएगा, और वो मिलेगा मुझे कितना, 155x। पर मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 100x है, तो बी की वैल्यू आपको 55x मिल जाएगी। और ऐसा करने से आपको ए की वैल्यू 15x और सी की वैल्यू 30x मिल जाएगी। और पूछा है ओनली क्या पूछा, बास्केटबॉल, जो कि है ए यानी 15x, पर हमने परसेंट मान लिया था तो 15%, ठीक है। इसको लेंदी में ऐसा कर रहे हैं, शॉर्टकट क्या है, अगर ऐसा दिया जाए बास्केटबॉल बैडमिंटन, तो इन दोनों को जोड़ दो, आपका मिल गया 155%, पर होना तो 100% है, मतलब 55% एक्स्ट्रा है, तो वो हो जाएगा ये बी। फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, शॉर्टकट है, वैसे ही करोगे, ये बस समझाने के लिए। अब क्लास में 60 स्टूडेंट है, 35 लाइक फिजिक्स, 30 लाइक केमिस्ट्री, 15 लाइक बोथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ यानी 15। ये पूरा, अगर ये पूरा सर्कल अगर 35 है, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ 35 माइनस 15 20, ये पूरा अगर 30 है तो ये 15 है, तो ये हो जाएगा 15। पूछा क्या, एटलीस्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन यानी कि एटलीस्ट वन मतलब ओनली वन प्लस बोथ, तो ओनली वन वाले 20 और 15, 20 और 15, और बोथ है 15, तो आपको मिल गया 50। तो टोटल स्टूडेंट एक्चुअली में 60 नहीं है,
एटलीस्ट 1 पसंद करने वाले 50 हैं, 10 स्टूडेंट वो हैं जो दोनों पसंद नहीं करते, क्योंकि क्लास में 60 स्टूडेंट बोला था, 50 हमें ऐसे मिले जो या तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो जो बिल्कुल पसंद नहीं करता वो कितने हैं? 10 हैं। सिंपल सिंपल। अगला, एक हाउसिंग कॉलोनी है, एवरी रेसिडेंट ओन्स एटलीस्ट 1 व्हीकल, इधर बाइक और कार, बाइक और कार। 40% डू नॉट ओन अ बाइक। अब मुझे ये बताओ, बेसिक मेथड से भी बता देता हूं मैं, है ना। अगर मैं बोलता हूं ये बाइक वाला है, तो ये वाला पार्ट है जो ओनली कार वाला है, इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बाइक पसंद नहीं करते, और ये पार्ट है 40%, और 65% ऐसे हैं जो कार ओन करते हैं। सॉरी क्या बोला, हाँ, मतलब ये वाला पूरा ही सर्कल जो है ये है 65%। तो बचा हुआ ये पक्का से आ जाएगा कितना? 25%। तो व्हाट परसेंट ऑफ द रेसिडेंट डू नॉट ओन कार? बचा हुआ 35%, मतलब 100% लोग थे, है ना। एवरी रेसिडेंट ओन एटलीस्ट 1 व्हीकल, मतलब किसी ऐसा कोई नहीं जिसके पास व्हीकल नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, बाइक कार, तो या तो किसी के पास बाइक होगी कार नहीं होगी, किसी के पास बाइक नहीं होगी कार होगी, किसी के पास दोनों होगा और किसी के पास दोनों नहीं होगा। ये वाली कंडीशन है ही नहीं। तो इन तीनों का सम दिया था 100%। अब हमें पता चला इससे कि ओनली कार, मतलब सिर्फ कार वाला कौन सा है? ये है 40%, और बोथ वाला ये है 25%। तो बचा हुआ 100% में यही होगा ना भाई, निकल के जाएगा 35%। सिंपल। अगर बोल दिया सब कोई ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 पसंद करते, तो आपको समझ जाना है कि कोई भी पसंद ना करने वाला तो ऑप्शन आना ही नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया है। देखो क्या बोलता है, 1 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश है और दूसरा सब्जेक्ट साइंस है, या तो दोनों में पास है या दोनों में फेल है, या इंग्लिश में पास साइंस में फेल, इंग्लिश में फेल साइंस में पास। 1 आउट ऑफ एवरी 5, यानी अगर मैं बोलता हूँ टोटल स्टूडेंट 5x है, टोटल एज्यूम करता हूँ, फेल होते हैं इंग्लिश में 1x, तो इंग्लिश में फेल वाले हैं ये, ठीक है। इंग्लिश में फेल होने वाले ये है, यानी ये दोनों की वैल्यू जो है ये 4x हो जाएगी, यही है ना, ठीक है, 4x हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में फेल ये है तो ये, हाँ। अब बोलता है अमंग दोज हु पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड हुए 4x, 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस। साइंस में फेल है भाई कौन? साइंस में फेल है ये। इंग्लिश में पास जो हुए हैं उसमें से 20% ऐसे हैं जो साइंस में फेल हुए। इंग्लिश में पास हुए हैं दोनों ये हैं, और इनमें से कौन है जो साइंस में फेल हुआ है? ये वाला, यानी इसकी वैल्यू बोल दिया वो 20%, यानी 0.8x होगी। तो ऑब्वियस है ये 3.2x हो जाएगा। फिर बोला है 256 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ इंग्लिश साइंस, इसकी वैल्यू 256 दे दी, और टोटल पूछा, यानी 3.2x की वैल्यू 256 है तो 5x की पूछ लिया। अगर इसको x से x काट दो, 32/10 करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई 10 कर दो, इसको 8 से 4 टाइम काट दो, इसको 32 टाइम काट दो, इसको 8 टाइम्स काट दो, 400 आपका आंसर आ जाएगा टोटल। मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 400। बहुत सिंपल। बट इसको ना घुमा घुमा के अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत हो सकते हो। जो पास हुए उसमें से 20% ऐसे जो इंग्लिश वो साइंस में फेल हुए, मतलब सिर्फ इन दो पर्टिकुलर की बात हो रही है 4x वाले के अंदर, ठीक है। अब अगला हमारा 3 सर्कल वेन डायग्राम, और उसको मैं एक केसलेट डीआई के थ्रू पूरा ही समझा दूंगा, बट उससे पहले एक बार 3 सर्कल वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 सर्कल वेन डायग्राम बनता ऐसे है, मैं बता देता हूं। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उसके पोर्शंस की, भाई क्या किस चीज को क्या डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हुआ 3 सर्कल वेन डायग्राम। मैं बोलता हूं येलो वाला पार्ट जो है, मतलब ब्लू वाला पार्ट है, वो इंग्लिश पसंद करने वाला है। येलो वाला मैं कहता हूं कि भाई वो मैथ्स पसंद करने वाला है, और मैं कहता हूं कि रेड वाला रीजनिंग है, ठीक है। अब क्या डिनोशन है, देखो अगर मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को ले लूं, सिर्फ ये वाले पार्ट को, तो इस पार्ट में कोई दूसरा इन्वॉल्व है क्या? कोई दूसरा सर्कल इन्वॉल्व है क्या? नहीं। मतलब रेड वाला पार्ट है वो लोग जो ओनली लाइक करते हैं रीजनिंग, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो, दोज हु डोंट लाइक मैथ्स और इंग्लिश और बोथ, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश रीजनिंग पसंद करते हैं वो रेड पोर्शन, बट साथ में ये वो भी लोग हैं जो इंग्लिश या मैथ्स में से कुछ भी पसंद नहीं करते, ये वो है। सिंपल। अब आती बारी हमारे येलो की, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा येलो वाला, ये सिमिलर केस में आएगा क्या? ओनली
हु लाइक मैथ्स, और आप क्या कह सकते हो, दोज हु डोंट लाइक रीजनिंग और इंग्लिश और बोथ, जो पसंद नहीं करते। फिर हमारी बारी आती है ब्लू पार्ट की। ये वो पार्ट है सिमिलर, अब तो आप समझ ही गए होगे भाई क्या है। ये वो पार्ट है जिसमें ओनली वो पर्सन है, ओनली हु लाइक इंग्लिश, और आप कह सकते हो दोज हु डोंट लाइक मैथ्स और रीजनिंग और बोथ, मतलब जो पसंद नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और भी एरियाज हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़े ही ध्यान से, तो आपको ये वाला जो पार्ट दिखेगा ना, ये ऐसा पार्ट है जिसमें मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, तो सॉरी इंग्लिश भी है, बट इसमें रीजनिंग नहीं है। इस पार्ट में देखो रीजनिंग वाला गोला नहीं है, मतलब ये वो है जो ओनली हु लाइक या हु लाइक ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग। ठीक है, सिंपल। अब आपकी बारी आती है इस वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट भी बड़ा आसान है। क्या, हु लाइक ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। अगर आप ध्यान से इसको सर्कल वाइज देखो, तो ये वाले सर्कल में मैथ्स का येलो सर्कल नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, अब आता है आपका ये ग्रीन पार्ट। ये क्या है, ये भी आप आराम से बता सकते हो, हु लाइक ओनली मैथ एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश। ठीक है, अब आता है आपका मेन पोर्शन, खतरनाक। वो क्या है, वो ये वाला है। ये पार्ट ऐसा है जो सभी गोले में, देखो आपको येलो पोर्शन में भी दिख रहा होगा, ब्लू में भी दिख रहा होगा और रेड में भी दिख रहा होगा। तो ये है भाई वो लाइक ऑल थ्री। ठीक है, इसके अलावा एक और पोर्शन है जिसको मैं अलग से बताता हूं, क्योंकि अब यहां क्लटर हो गया है तो आपको समझ नहीं आएगा। एक अलग पोर्शन है जो आपको देखो, जैसे येलो का ना, येलो और इंग्लिश को मिला के देखोगे ना, तो ये वाला ऐसा पोर्शन है। ठीक है, इसी में फिर आपको ये वाला मिलेगा और इसी में आपको ये मिलेगा। ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये और ये बीच का पोर्शन है। तो इसमें भी ना एक मीनिंग छुपी है, ध्यान से देखना। देखो अगर आप देखोगे तो ये वाले सर्कल का है। ठीक है, ये वाले सर्कल का है और ये वाले सर्कल का है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये वाला, ये मतलब ये पूरा, ये क्या है, मैथ एंड रीजनिंग है। ओनली नहीं है, ओनली क्यों नहीं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो है, साथ में इंग्लिश भी पसंद करता है ये पार्ट। फिर अगर आप इस पार्ट की बात करोगे तो ये क्या है, रीजनिंग एंड इंग्लिश, पर इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इंग्लिश, और इसमें इंक्लूडेड मैथ्स। और फिर सिमिलर ये वाला पार्ट अगर पूरा ले लोगे आप, तो ये मैथ्स एंड इंग्लिश हो जाएगा, बट इसमें इंक्लूडेड है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये कहानी थी। बोलने के तरीके बहुत सारे होते हैं, अभी हम इस एग्जाम्पल समझेंगे, हिंदी में आराम से पढ़ लो, हम डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़िया मजा आएगा। देखो एक सर्वे होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो प्रेफर करते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन, मतलब जितने स्टूडेंट है कुछ ना कुछ पसंद कर ही रहे हैं। इससे पता चल गया वेन डायग्राम है। द टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक क्वांट। अब देखो मैं अगर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बनाऊं, तो क्वांट ओनली नहीं बोला है, हु लाइक क्वांट यानी ये पूरा है 100। टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग यानी ये पूरा 130। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश 5% लेस देन द स्टूडेंट हु लाइक क्वांट। इससे 5% कम यानी 95। पर हमें ओनली नहीं मिला है, ये ओवरऑल है, इसमें कॉमन वाले भी ऐड है। अब बोलता है कि इट इज नोन 40 स्टूडेंट लाइक बोथ क्वांट एंड रीजनिंग, बोथ क्वांट एंड रीजनिंग, 40 बोथ क्वांट एंड रीजनिंग, यानी ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ये वाला, ये 40%, 40 स्टूडेंट है। ठीक है, वाइल 55 लाइक बोथ रीजनिंग एंड इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश यानी ये वाला पूरा 55 है। ठीक है भाई, आउट ऑफ दीज इस 55 में 25 है जो ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी ये पूरे में 55 में 25 है जो तीनों पसंद करते हैं। तो बस ये 40 है तो ये 25, ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश ओनली इज 50% दोज हु लाइक क्वांट ओनली। क्वांट ओनली अगर 2x है तो इंग्लिश ओनली x होगा 50%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्वांट एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग ये वाला था,
ये है x। एडिशनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक रीजनिंग इज 80। रीजनिंग का पूरा सर्कल हटा दो तो बचा हुआ 2x प्लस x, इसको बोल दिया 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, बस निकल लिया। इसको सम करके भी आप देख सकते हो, 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 40, इसको होना चाहिए 100, और बाकी सब आप अब यहाँ देखो रीजनिंग का आपको नहीं पता, ओनली रीजनिंग 130, 15 25 हो गया 40, ये हो गया 30, 130 में से 70 घटाया 60 मिल गया रीजनिंग ओनली, आराम से। अब आप इसको क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, अच्छा मैं इसके क्वेश्चन नहीं करूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से अच्छे से खुद से कर सकते हो, बट थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग बट नॉट क्वांट। रीजनिंग बट नॉट क्वांट मतलब ऐसे रीजनिंग में वो पर्सन जो क्वांट नहीं पसंद करते, तो ये वाला हटा लो, 60 प्लस 30 90, ये बोल रहा है 90। व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्वांट बट नॉट रीजनिंग। क्वांट बट नॉट रीजनिंग यानी ये और ये, यानी 60 कितना ज्यादा है, 90 60 से 30 ज्यादा है, कितने परसेंट होगा, अगर आप देखोगे तो 50% आपका आंसर आएगा। अगला, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्वांट एंड इंग्लिश। बोथ क्वांट एंड इंग्लिश मतलब ये वाला पोर्शन, ये 45, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंड रेशियो है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश बट नॉट क्वांट। इंग्लिश पर क्वांट नहीं, तो इंग्लिश है ये वाला पूरा, पर क्वांट वाले ये है, तो ये और ये जो होगा ये सिर्फ इंग्लिश वाला है, इसमें क्वांट नहीं है, यानी 50। तो 50 और 45 का रेशियो ही तो पूछा है, 9:10। मैं अब करते ही जा रहा हूं, क्वेश्चन करा ही देता हूं, चलो क्या ही है। इफ ऑल द स्टूडेंट हु करंटली लाइक इंग्लिश स्टार्ट लाइकिंग, देखो ये क्लास वर्क नंबर 3, ये बहुत अच्छा है, ये आप करोगे, दिमाग खोलो। ऑन पर्टिकुलर डे 20% स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्वांट। ओनली क्वांट वाले कितने थे, 40 थे, मुझे याद हो गया, इसके 20% यानी कि 8 स्टूडेंट, एंड 40% स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश जो कि 20 थे, इसका 20%, 40% 8 वर एब्सेंट, यानी ये प्रेजेंट नहीं है, बाकी एब्सेंट होंगे, बाकी एब्सेंट 32 और 12 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट अमंग दोज हु लाइक क्वांट और इंग्लिश। क्वांट और इंग्लिश यानी क्वांट और इंग्लिश मतलब ओवरऑल क्वांट और इंग्लिश का ही ले लिया, मतलब अगर आप देखोगे तो क्वांट है 100 पूरा ये वाला, और इंग्लिश का ये बचे हुए ये दो पोर्शन यानी 150। तो 150 में कितने प्रेजेंट है बोल रहा है। अब आपको पता है एब्सेंट तो 16 है, तो आप माइनस करोगे 134 आपके प्रेजेंट निकल जाएंगे, ठीक है। क्वांट और इंग्लिश मतलब या तो क्वांट ओनली या इंग्लिश ओनली या बोथ या कोई भी चलेगा, पर क्वांट और इंग्लिश के गोले को सम अप कर रहे हो आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट हु आस्क टू कंट्रीब्यूट मनी, मतलब आस्क किया गया मनी से, ओनली वन सब्जेक्ट वाले को 20 देते हैं, और जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट है उनको 30 लेते हैं, और जो ऑल 3 है उसको 50। ऑल 3 आपको पता है 25 है क्या, ऑल 3 जो है वो है आपके 25, ठीक है भाई 25। ओनली वन और एग्जैक्टली 2 वाले आपको देखना है। ओनली वन कितने हैं देखो वेन डायग्राम से, ओनली वन है ये वाला और ये वाला, यानी कि 120, तो 120 लोग 20 देंगे। अब बचेगा आपका ओनली 2 वाले, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 मतलब कौन से, एग्जैक्टली 2 ये है, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो इसमें तीनों आ जाएंगे, तो ये है और ये है, मतलब 50 और 15 65 65, बस इनका सम आपको निकालना है। ये हो गया 2400 6 18 5 15 1950 1250, इसको जोड़ लोगे तो 3200 और 2400 यानी 5600 आपका आंसर है। तो बस इसके साथ हमारा डन एंड डस्टेड होता है हमारा पूरा का पूरा परसेंटेज टॉपिक। बड़े क्रिस्प में 2 घंटे के अंदर पूरा परसेंट टॉपिक हमने निपटा दिया, 1 शॉट में निपटा दिया। तो बस आगे थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट, अगर कोई बिगिनर है जो ये वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि एक क्लास से मेरा परसेंटेजेस एकदम हाई लेवल हो जाएगा, तो उसके लिए एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैंने कोर्स में और भी अच्छे से समझाया है, जो आपको ट्रिक के फॉर्मेट में याद नहीं होगी। आपको पता होगा कि वो ट्रिक बनी कैसे, और आपको ट्रिक याद ही नहीं रखना पड़ेगा, क्वेश्चन दिखते ही ट्रिक माइंड में आएगा। क्यों, क्योंकि उस ट्रिक को मैंने बेसिक से जोड़ के बताया है, तो आपको वो चीज समझ आएगी। क्योंकि बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको लॉजिकली बहुत सही लगता है, बट आप जल्दी नहीं कर पाते, इसलिए आपको ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो ट्रिक तब याद होगी जब बेसिक से ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्लेमर है, क्वांट न्यू बैच, जो भी नया स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहा है तो क्वांट न्यू बैच है अपना यूट्यूब पे, ये नीचे आप सब्सक्राइब का बटन दिखता है, वहीं पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, और ज्वाइन के बटन में आपको 3 प्लान्स मिलेंगे, 29, 59 एंड 89। 29 ट्रायल प्लान है, जिसमें बैच के सभी टॉपिक की फर्स्ट क्लास अवेलेबल है। तो अगर आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं तो आप 29 लेके फर्स्ट क्लास चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आप अपग्रेड करोगे 89 पे, अभी ज्वाइन बटन दिख रहा है, अपग्रेड दिखेगा, तो आपको बचा हुआ 60 रुपीज या फिर जो भी एडजस्टेड होता है, जितने दिन आप लेते हो उस हिसाब से एडजस्ट करके बाकी अमाउंट से आप अपग्रेड कर सकते हो। 29 में आपको कुछ चीजें मिलती हैं। 59 में आपको द थिंकिंग ई बुक मिलती है, जिसमें आपके जो बैंक एग्जाम में जो भी डाउट है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मॉक से रिलेटेड हो, मेंटल प्रेशर हो, आई स्ट्रेन हो, कौन सा एग्जाम देना है नहीं देना है, मेंस का लेवल कैसा है, कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी डाउट है, ऐसे 60 से 70 बहुत फ्रीक्वेंटली डाउट्स जो है उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एक ई बुक के थ्रू। वो ई बुक आपको 59 वाले प्लान में आसानी से मिल जाती है। 59 का प्लान लोगे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, हम चेक करेंगे टीम, और आपको बुक का एक्सेस लाइफ टाइम का मिलेगा। पर ये प्लान है पर मंथ पे, तो बुक तो आपको लाइफ टाइम मिलेगी, पर यूट्यूब पे जो 59 पे एक्स्ट्रा आपको जो वीडियोस मिलती है, गाइडेंस वीडियोस मिलती है 20 से ज्यादा, और साथ में आपको एक डीआई का बैच मिलता है जिसमें 7 आवर्स प्लस डीआई एक्सप्लेन किया गया है, प्रीलिम्स और मिड क्लर्क मेंस का भी है उसमें, वो मिलता है। 89 में आपको सारी चीजें मिलती है, मतलब पूरे क्वांट के फाउंडेशन कोर्स की क्लास मिलेगी जो अब तक हुई है, डीआई मिलेगी आपको, ई बुक मिलेगी आपको, लाइव डाउट सेशन जो बैच के होते हैं जिसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, 1-to-1 मतलब लाइव सेशन है, 1-to-1 तो नहीं है, वो भी मिलता है आपको। पुराने पिछले साल के 60 डे का आरआरबीपीओ का टारगेट का टू डू लिस्ट भी मिलता है, आने वाली हर नई चीज मिलती है। तो 89 इज द ब्रह्मास्त्र, सब मिलेगा। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, स्टडी कंसिस्टेंटली, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम लोग मिलेंगे इसी तरह की बेहतरीन अगली क्लास में।